क्वेश्चन कि क्लाउड होता क्या है? तो पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ क्लाउड होता क्या है? तो क्लाउड ना एक आपको एक ऑफर आपको एक ऑफरिंग देता है, जैसे कि आप किसी स्टोरेज को यूज़ करना चाहते हो, किसी डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हो, तो हम डेटाबेस अपने लोकल पे बनाएँगे, स्टोरेज हम अपने खरीद के लेके आएँगे, राइट? जैसे हमें हार्ड ड्राइव चाहिए, तो हम जाकर के हार्ड ड्राइव लेकर के आएँगे, है ना? हमें स्टोरेज के लिए अपनी एसएसडी चाहिए, तो वो भी जाकर के हम लेकर के आएँगे, राइट? तो ये बेसिकली हम ये चीज़ घर पे खुद करते हैं। अब यही चीज़ अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपको डेटाबेस बनाना है, अपने सिस्टम पे मत बनाओ, किसी ऐसी जगह पे बना दो, जहाँ पर हर कोई एक्सेस कर सके, जिसको आप एक्सेस देना चाहते हो, उसको आप एक्सेस दे सकते हो उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें ना क्लाउड प्रोवाइडर एक प्रोवाइड करता है। जैसे एडब्ल्यूएस हो गया, यहाँ पर आप अपना स्टोरेज बनाओ, स्टोरेज को आप एक्सेस अलाउ कर दो कि पब्लिक एक्सेस नहीं रहेगा या फिर किस-किस को एक्सेस देना है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सेट कर सकते हो एडब्ल्यूएस के अंदर। ऐसा ही आपको जीसी पे भी मिल जाएगा, ऐसा ही आपको एज़्योर पर भी मिल जाएगा। ये तीनों क्लाउड प्रोवाइडर है, मेन जो अभी टॉप क्लाउड प्रोवाइडर यही मेन है हमारे पास अभी। एडब्ल्यूएस, एज़्योर एंड गूगल क्लाउड। इसके अलावा अलीबाबा का भी है, आईबीएम भी है, ओरेकल भी है, कई सारे और भी हैं बट मेन 3 यही हमारे एक जो भी जो दिख रहे हैं अभी आपको इंडस्ट्री में जहाँ दिखेंगे, वो एडब्ल्यूएस, एज़्योर और गूगल क्लाउड दिखेंगे। मोस्टली आपको एडब्ल्यूएस ही दिखेगा। एज़्योर पर जो है कई सारी कंपनी जो पुराना अभी काम कर रही है, काफ़ी टाइम से काम करते आ रही है, वो एज़्योर को प्रेफ़र करते हैं और जो अभी नए स्टार्टअप्स हैं, वो गूगल क्लाउड या फिर एडब्ल्यूएस पे प्रेफ़र करते हैं। एडब्ल्यूएस का एक फ़ायदा है कि वहाँ पर आपको कंप्यूट कैपेसिटी जो होती है, जो हम अपने सिस्टम पे जैसे हम एक अ, मैं प्रोसेसर ले आया, ठीक है? मेरे पास अभी मान लो इंटेल का i5 है, ठीक है? तो मैं i5 को अपना रन करूँगा, बढ़िया चलेगा, लेकिन मैं अगर वर्चुअल मशीन बनाऊँगा मैं, वर्चुअल मशीन क्या हो गई? वो मशीन सिस्टम पे है, मतलब वो एक जगह पे एक्सिस्ट करती है, बस वो आपको फिज़िकली नहीं दिखेगी, वो वर्चुअल मशीन्स हो गई। आपको वो मशीन आप एक्सेस कर सकते हो, बट आपको फिज़िकली नहीं दिखेगी। तो ये हो गई वर्चुअल मशीन्स। तो वर्चुअल मशीन एडब्ल्यूएस का बहुत बढ़िया चीज़ है कि वो बहुत जल्दी प्रोविज़न होता है, उसका कंप्यूट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एडब्ल्यूएस की एज़ कम्पेयर टू किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के, एडब्ल्यूएस की कंप्यूट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मोस्टली जो भी कंपनी मल्टी क्लाउड यूज़ करती है या हाइब्रिड क्लाउड यूज़ करती है, वो एडब्ल्यूएस का यूज़ और ईसी2 बनाने के लिए बहुत करती है। तो ईसी2 क्या है? ईसी2 है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, जो मैं वीएम की भी बात कर रहा था ना, तो एडब्ल्यूएस पे थोड़ी आदत है ना कि यार नाम थोड़ा ऐसा डाल दो कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए या तो नहीं ही बैठे या तो बैठ ही जाए। तो ऐसा उन्होंने करा हुआ है कि एडब्ल्यूएस ने ईसी2 नाम दे दिया अपने इंस्टेंस को, वीएम इंस्टेंस को। और ऐसे ही उन्होंने फारगेट दे दिया है अपना सर्वरलेस, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं उनके। तो ऐसा एडब्ल्यूएस का थोड़ा रहता है प्लान कि ऐसी चीज़ें बना दो, या तो लोग के दिमाग में बैठ ही जाए, या तो फिर बाहर ऊपर से चला जाए। तो थोड़ी ऐसी चीज़ें नाम रहेंगे उनके एडब्ल्यूएस की सर्विसेज़ के। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया ईसी2 वीएम के लिए, एस3 होता है हमारा स्टोरेज के लिए, लैम्बडा होता है हमारा, लैम्बडा एक फ़ंक्शन होता है जो हम फ़ंक्शन एज़ सर्विस, अगर आगे आपको मैं बता दूँगा फ़ंक्शन एज़ सर्विस क्या होता है। तो उसमें काम आता है लैम्बडा। और बाकी के जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो सिंपल रखते हैं, जैसे गूगल क्लाउड का है क्लाउड फंक्शंस, बस इतने में बता दें कि भाई क्लाउड पे आप फंक्शंस बना रहे हो, फंक्शंस को आप कहीं से भी कॉल कर सकते हो। जैसा मैं पाइथन में एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं सी प्लस प्लस में एक फंक्शन बनाता हूँ, तो मैं फंक्शन कहीं से भी उसे कॉल कर सकता हूँ। तो वही काम है गूगल क्लाउड भी करता है, बस उसको उसने नाम दिया क्लाउड फंक्शन। एडब्ल्यूएस वही काम करता है, उसने बस उसको नाम दे दिया लैम्बडा, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारा क्लाउड के बारे में थोड़ा-सा ओवरव्यू था। तो क्लाउड क्या है, स्केलेबल आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आपका सिस्टम है, आपकी एक कैपेसिटी होगी कि आपका हार्ड ड्राइव है 1 टीबी का होगा, 2 टीबी का हो गया, 5 टीबी का हो गया, इतना तो बहुत बड़ा नहीं हो लेता कोई, 5 टीबी ज़्यादा बड़ा हो गया। सिस्टम है जैसे लैपटॉप को यूज़ कर रहा है, तो वो 2 टीबी तक ही जाएगा, मतलब उतना ही यूज़ करता है कोई जनरली, ठीक है? बट अगर आप ये सब क्लाउड पे डाल दोगे, मतलब आपका पूरा का पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, तो 2 टीबी के आप 10 टीबी, 100 टीबी कितना मर्ज़ी यूज़ कर सकते हो। पेटाबाइट में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत बहुत उसमें आपको मिल जाता है स्केलेबल और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हो जाती है। बट उसमें एक और चीज़ आती है कॉस्ट एफिशिएंसी। आपने घर बैठे हो, आपने लैपटॉप यूज़ करा है, लैपटॉप की बैटरी लग रही है, ठीक है, लैपटॉप आपने बाय करा है पहले, अपफ्रंट फी दी है, मतलब अपफ्रंट पैसे दिए आपने, पहले पैसे दिए हैं कि मेरे को लैपटॉप लेना था, सॉरी, तो मैं पहले लैपटॉप लेके आऊँगा, ठीक है? मेरे को काम करना है अपने सिस्टम पे किसी, तो मैं पहले लैपटॉप लेके आऊँगा। मैंने पहले पैसे दिए, फिर काम तो बाद में हो रहा है ना, मैंने पहले पैसे दिए। तो ये यहाँ पे क्लाउड के ऊपर क्या होता है, पैसे आप बाद में देते हो। आपका काम पहले हो जाएगा, उसके बाद आप पैसे दोगे। जैसे मैंने अपने सिस्टम पे अभी ये पीपीटी चला रहा हूँ, ठीक है? जो ये पीपीटी चल रही है, यही टाइम पर मेरा क्लाउड प्रोवाइडर मेरे से पैसे लेगा। इसके अलावा पैसे नहीं लेगा, ठीक है? और यही मैं अगर सिस्टम पे अपनी अभी चला रहा हूँ,
तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, मेरा वाई-फाई का बिल जा रहा है, मतलब वो नॉर्मल छोटी-मोटी चीज़। और उससे बड़ी सबसे बड़ी चीज़ मेरा सिस्टम जो मैंने सेटअप करा है, उसका मेरे को पैसे पहले देने पड़े। यही क्लाउड के ऊपर होता, तो फिर मेरे को पैसे देने नहीं पड़ते सिस्टम का, क्योंकि वो तो क्लाउड प्रोवाइडर मेरे को दे ही रहा है, ठीक है? ये हो गया अपना क्लाउड का एक छोटा-सा ओवरव्यू, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एडब्ल्यूएस, एज़्योर हमारे पास 3 मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। तो मल्टी क्लाउड क्या होता है, जैसे एक ऑर्गनाइज़ेशन है, ठीक है? अब उसको यूज़ करना है एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस का ईसी2 इंस्टेंस यूज़ करना है, राइट? तो ईसी2 इंस्टेंस क्योंकि कंप्यूट कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, इस वजह से मैं उसका एडब्ल्यूएस का ईसी2 यूज़ करूँगा। अब वहीं मैं आता हूँ स्टोरेज में। स्टोरेज में मेरे को अच्छा लग रहा है कि यार मेरा जीसीएस हो, मतलब गूगल क्लाउड स्टोरेज हो, गूगल क्लाउड स्टोरेज हो, जीसीएस हो हमारे पास, तो मैं उसको ही उठा लूँगा गूगल क्लाउड से। ठीक है? एज़्योर का मान लो मुझे फंक्शन यूज़ करना है या फिर मुझे कुबरनेटिस इंजन यूज़ करना है इसका एज़्योर का, तो उसका नाम होता है एज़्योर कुबरनेटिस सर्विस, वो मुझे यूज़ करना है, ठीक है? अब मैं वो यूज़ करना चाहूँगा तो मैंने तीसरा उठा लिया एज़्योर से। ये जो मैंने मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर से मैंने चीज़ें उठाई है ना थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी और अपना ऑर्गनाइज़ेशन बनाने की कोशिश करी है, मतलब अपना ऑर्गनाइज़ेशन बनाया है और एक सेटअप करा है मैंने कुछ, तो ये हमारा पूरा का पूरा आ गया मल्टी क्लाउड पे, कि मैं मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स का यूज़ कर रहा हूँ, उनकी सर्विसेज़ ले रहा हूँ, उस सर्विसेज़ को यूज़ कर रहा हूँ मैं और उस सर्विसेज़ से सबको कनेक्ट करके अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया हमारा मल्टी क्लाउड, ठीक है? अब इसमें फ़ायदा क्या होता है? इसमें मैंने जैसे अभी बताया कि ईसी2 बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ ईसी2। ईसी2 आप कभी भी देखोगे, कहीं भी आपको एग्ज़ाम्पल ईसी2 बहुत कॉमन है, ठीक है? तो ईसी2 का मैं इसलिए बार-बार एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूट कैपेसिटी सीरियसली एडब्ल्यूएस की अगर सबका मिला भी जाए ना, तब भी 6 टाइम्स है एडब्ल्यूएस की अकेले। ईसी2 इसलिए बहुत बढ़िया है ईसी2 उस चीज़ का, ठीक है? और इस वज़ह से हम एक ऑर्गनाइज़ेशन ने ईसी2 यूज़ करा, ठीक है? तो इस वज़ह से वो हर प्रोवाइडर से उसकी बेस्ट सर्विसेज़ उठा करके यूज़ कर सकता है। ये हमारा मल्टी क्लाउड का एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बन बन जाता है। ठीक है? यहाँ पर आपका क्लाउड प्रोवाइडर के पास भी थोड़ा-सा एक्सेस रहता है कि आपको वो नेटवर्किंग दे रहा है, ठीक है? आपको वो एक्सेस दे रहा है अपने क्लाउड पे। तो मतलब ये थोड़ा-थोड़ा उनका भी एक्सेस रहता है, एक थोड़ा हमारा भी रहता है कि हमने अपना अकाउंट सेटअप करा है, हम पे कर रहे हैं उसको। तो ये हमारा अपना बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहती है क्लाउड प्रोवाइडर और एक हमारी की, ठीक है? अब यहीं आते हैं हम हाइब्रिड क्लाउड पे। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? ऑन प्रिमाइज़ मैं आपको ये वर्ड जो मीनिंग है इसका मैं बाद में आपको बताऊँगा। तो ऑन प्रिमाइज़ और हाइब्रिड क्लाउड हमारा हो जाता है कि अब हमने क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करा है, ठीक है? तो क्लाउड प्रोवाइडर का भी ना थोड़ी चीज़ उठाई मैंने, उसमें स्टोरेज ले ली मैंने क्योंकि मेरे को क्लाउड पे स्टोरेज रखनी है। मैं अपना सिस्टम पे बहुत सारा स्टोरेज नहीं स्टोर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी भी एक लिमिट है, बट क्लाउड के पास बहुत ज़्यादा लिमिट है एक तरह से मेरे कंपेयर बहुत ज़्यादा लिमिट है, ठीक है? तो मैंने क्लाउड पे स्टोरेज ले ली। मैंने अपना सिस्टम पे ही अपना सारा नेटवर्किंग सेट कर रखा है। मैंने अपने सिस्टम पे ही सारा सब कुछ सेट कर रखा है, बस मेरे को स्टोरेज चाहिए क्लाउड के ऊपर से। तो जब मैं अपना हाइब्रिड क्लाउड बनाऊँगा, तो मैंने अपना स्टोरेज क्लाउड प्रोवाइडर से ले लिया, कंप्यूट कैपेसिटी मेरी ही है, नेटवर्किंग सारी मेरी है। मैंने कुछ पोर्शन उनकी सर्विसेज़ का उनके थ्रू ले लिया, क्लाउड से ले लिया, ठीक है? ये आ जाता है हमारा पूरा हाइब्रिड क्लाउड में। तो मैं ऑन प्रिमाइज़ की बात करता हूँ, ऑन प्रिमाइज़ क्या होता है? जैसे मैं एक बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं उस बिल्डिंग में देखूँगा कि मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ ना मैं, तो एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए, ताकि मैं अपने सारे एम्प्लॉइज़ को एक वर्किंग एनवायरनमेंट दे पाऊँ, ठीक है? दूसरी चीज़ मेरे को चाहिए एक कंप्यूटर चाहिए, सेटअप चाहिए, ठीक है? तो मैं उसको पहले पे करूँगा पूरा का पूरा। ये ऑन प्रिमाइज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। एक एडमिन का अलग होगा रूम, एडमिन का पूरा डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपका नेटवर्किंग का डिपार्टमेंट पूरा अलग हो जाएगा। उसमें आते हैं कुछ क्लाउड उसमें वो भी आते हैं ना आपके जो कि सिर्फ़ वाई-फाई को ठीक करने वाले होते हैं। तो उनका एक पूरा डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। आईटी कुछ कहते हैं आईटी वाले बट पूरा उनका डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे आपको पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मतलब आपको ये खड़ा करना पड़ेगा ऑन प्रिमाइस के लिए। ये सारा का सारा आपको खुद खड़ा करना पड़ेगा मतलब आप डेटाबेस भी खुद ही बनाने पड़ेंगे। मतलब कि आपने स्टोरेज खरीदनी पड़ेगी सारी की सारी, आपको सारा इलेक्ट्रिसिटी का, सारा वाई-फाई का, सारा सेटअप का सब कुछ खुद से सब कुछ खरीदना पड़ेगा। ये आपका ऑन प्रिमाइस हो गया। आपको सारा सेटअप करना है आपको सब कुछ। वही हम क्लाउड के ऊपर आते हैं, तो हमको क्लाउड के ऊपर सारा कुछ सेटअप मिलता है, बस मुझे उस चीज़ को यूज़ करना होता है, उस सर्विस को यूज़ करना होता है, ठीक है? और हमारा हाइब्रिड क्लाउड में रिकवरी जो डिज़ास्टर रिकवरी कैसे जैसे हमारा आता है ना कि कभी आज पावर फेलियर हो गया, ठीक है? मान लो पावर फेलियर हो गया और मेरा मेन डेटा सेंटर यही है, पावर फेलियर हो गया। तो जब हम क्लाउड के ऊपर रखेंगे ना, तो मेन डेटा सेंटर जो होता है, उसके अलावा भी हमारे कैशे मेमोरी कई सारे डेंटा डेटा सेंटर पे पड़ी होती है।
आस-पास के कई सारे डेटा सेंटर से पड़ी होती है। तो वहाँ पर से ना हमारा जो एप्लीकेशन रनिंग में भी पड़ा हुआ है, वो रनिंग में ही रहेगा, वो कैशे मेमोरी यूज़ कर लेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा अगर हमारी आज लाइट चली गई या फिर आज पावर फेलियर हो गया किसी एक ऑफ़िस में, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा एप्लीकेशन डाउन हो जाए। ये हाइब्रिड क्लाउड का ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है कि डिज़ास्टर रिकवरी के लिए उसको एक यूज़ करना पड़ता है क्लाउड प्रोवाइडर। वरना वो अगर एक एक ही बिल्डिंग पे अगर वो भरोसा रखेंगे या यही बिल्डिंग हमारी पूरी ही है, तो काम नहीं चलेगा। तो एक क्लाउड प्रोवाइडर उनको रखना पड़ता है कि हमारा यार डेटाबेस ये पूरा सँभालेगा, इसके पास सारा कुछ रहेगा, हम उससे चीज़ें उठा-उठा के हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या हो गया? हमारा ऑन प्रिमाइस प्लस थोड़ा-सा क्लाउड की सर्विसेज़ का हमने यूज़ करा। ठीक है? उसके बाद आते हैं हम हमारे पास 3 टाइप के मॉडल्स होते हैं क्लाउड में। पहला होता है IaaS, IaaS इज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। उसके बाद आता है हमारा PaaS, PaaS इज़ फॉर प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस एंड देन SaaS, SaaS इज़ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। इसके बाद एक और आता है FaaS, बट FaaS के बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं है, तो उसके बारे में कहीं लिखा नहीं जाता इतना। FaaS होता है फंक्शन एज़ अ सर्विस, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस के बारे में पहले बताते हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस क्या हो गया कि मैंने एक सिस्टम सेटअप करा है, वर्चुअल मशीन सेटअप करी है, ठीक है? तो पूरा का पूरा सेटअप मैंने खुद से करा है। उसके अंदर क्या-क्या यूज़ होगा, उसके अंदर नेटवर्किंग कैसे होगी और उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो सारा अंडरलाइन का सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा, ठीक है? उसको स्केलेबल रखना है कि नहीं, उसमें मल्टीपल मैं लोड बैलेंसर लगा सकता हूँ कि नहीं, ये सारा कुछ मुझे खुद से देखना पड़ेगा। तो ये हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने खड़ा करा है और मैं उसे एज़ अ सर्विस यूज़ कर रहा हूँ अपने किसी एक एप्लीकेशन रन करने के लिए, ओके? यहाँ पर हमारा मेन आता है वीएम और हमारा एक स्टोरेज आ जाता है, फिर नेटवर्किंग की सर्विसेज़ आ जाती हैं। ठीक है? उसके बाद हमारा आता है एक पास पास इज़ फॉर प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। तो प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में क्या होता है हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से खड़ा मिल जाएगा, ठीक है? मुझे बस उसपे एप्लीकेशन जा कर के रन कराना है। तो यहाँ पर मेरे को क्या है कि मेरे को अपने कोड पर ध्यान देना है ज़्यादातर और मेरे को बस उसपे रन करना है उसपे जाकर के किसी भी जगह पर। जैसे हमारे एक ऑप्शन आता है इसमें प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में आता है जीकेई। जीकेई फॉर गूगल कुबरनेटिस इंजन। तो वहाँ पर हमारे पास कुबरनेटिस का पहले सारा कुछ सेटअप मिल जाएगा गूगल का और हमें बस उसपे जाकर के अपने एप्लीकेशन को रन कराना है। मल्टीपल एप्लीकेशन वहाँ पे हम रन करा सकते हैं। तो वहाँ पर हमें जाकर के एक एप्लीकेशन अपना रन कराना है बहुत ईज़िली, बहुत बढ़िया काम है, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, ठीक है? और ये गूगल के अलावा हमारे पास आता है एकेएस आता है, एकेएस इज़ फॉर एज़्योर कुबरनेटिस सर्विस, ठीक है? और हमारे पास आता है ईकेएस आता है, ईकेएस इज़ फॉर इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। तो ये ईकेएस इज़ फॉर एडब्ल्यूएस एंड एज़्योर का तो है ही वो और जीसीपी का तो बता दिया मैंने कि जीकेई है हमारे पास। तो ये 3 हमारे पास बहुत मेन जो हम कहीं भी यूज़ करते हैं मेनस्ट्रीम यही रहते हैं जीकेई एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, ईकेएस और एकेएस। तो ये तीनों क्लाउड प्रोवाइडर के हो गए। प्लेटफ़ॉर्म एज़ सर्विस हमारे पास यही अच्छा मतलब यही है, इसके अलावा और भी बहुत होते हैं बट मेन हम यही यूज़ करते हैं, कि हमें कहीं अपना एक एप्लीकेशन रन कराना है। तो एप्लीकेशन रन कराने से पहले हम उस एप्लीकेशन को डॉकराइज़ करेंगे। डॉकराइज़ के डॉकर क्या होता है उसके बारे में आगे बताऊँगा आपको। हम उसे डॉकराइज़ करेंगे, उस डॉकराइज़ करके हम उस एप्लीकेशन को वहाँ आगे जाकर के उस एक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से खड़ा मिल गया है। मुझे बस जाकर के उस डॉकर एप्लीकेशन को उसके ऊपर बस रन करा देना है, सिंपल। तो यहाँ पर मुझे कोई अंडरलाइन नेटवर्क का कुछ ध्यान नहीं देना। मेरा वर्चुअल मशीन खड़ी हुई कि नहीं ध्यान देना है। मतलब कुछ भी चल रहा है वर्चुअल मशीन में। मान लो मैंने अभी शुरू करा था तो मेरा अभी वर्चुअल मशीन था i3 का। मेरा कुछ टाइम बाद उसमें i5 हो गया। फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे को उससे कुछ लेना-देना नहीं है। वो सारा क्लाउड के ऊपर है। वो क्लाउड वाले देखेंगे अपना, ठीक है? वो हमें नहीं देखना। जो क्लाउड प्रोवाइडर हमारा है, वो देखेगा इस सब चीज़ के बारे में। मुझे देखना ही नहीं, ठीक है? तो ये हमारा प्लेटफ़ॉर्म है सर्विस। कि हमें एक एप्लीकेशन रन कराना है, मैं जाऊँगा एक क्लाउड के ऊपर, एप्लीकेशन सिंपल रन करा दूँगा। मुझे कुछ ध्यान नहीं देना कि वर्चुअल मशीन खड़ी हुई है कि नहीं, नेटवर्क खड़ा हुआ है कि नहीं, बस रन कराना है, रन करा दिया, ठीक है? ये आ जाता है हमारा प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस हमारा सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल है हमारा जीमेल। जीमेल पर जाते हो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक एप्लीकेशन अपना फ़ोन में इंस्टॉल कर लो, दूसरा आप अपना वेब पे यूज़ कर लो। तो ये एज़ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस आपको मिल जाएगा, आप यूज़ कर सकते हो कहीं से भी बैठ कर के। अपने फ़ोन से यूज़ कर सकते हो, अपने टैबलेट से यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। सॉरी। तो ये हमारा आ जाता है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस कि हमारा एक सॉफ्टवेयर पहले से बना हुआ है, मुझे बस उसको यूज़ करना है। जैसे जीमेल मैं किसी को भेज रहा हूँ, मैं मेल कर रहा हूँ, तो मैं उसका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ना वो चीज़, तो वो इस वे में आ जाता है कि सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस हमारे जीमेल मैंने यूज़ करा, ऑफ़िस यूज़ करा, मतलब ऑफ़िस हमारा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ऑफ़िस आता है ना, कि मैंने अभी जैसे पीपीटी चलाई है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के अंदर ही चलाई है। इसमें ये पीपीटी का अलग वाला ऑप्शन आता है, तो मैंने इस सर्विस का यूज़ कर रहा हूँ, अभी इस समय पे, ठीक है?
इसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट 365 और आप कईयों को ये मिला भी होगा अभी स्टूडेंट पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो ये मिल जाता है ईज़िली, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम ऑन प्रिमाइज़ वर्सेस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने ऑन प्रिमाइज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझाया कि ऑन प्रिमाइज़ क्या होता है कि हमने एक पूरा का पूरा सेटअप क्रिएट करा, ठीक है? उसमें हमने बजट देखना पड़ेगा कि हमारे पैसे कितने लग रहे हैं। अब क्या होता है कि शुरू-शुरू में हमारा एक छोटी कंपनी है, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, मेरे पास पैसे उतने नहीं हैं, तो मैं क्या करूँ? तो मैं उस टाइम छोटे-छोटे मतलब अपने सिस्टम का यूज़ करूँगा कि मतलब छोटी-छोटी चीज़ यूज़ करूँगा। जैसे कि हार्ड ड्राइव मैं ला रहा हूँ, हार्ड ड्राइव में मुश्किल से 1 टीबी ला दूँगा, ठीक है? बट मेरा बाद में जाकर के यूज़ बढ़ जाएगा, तो मैं वहाँ पर मेरे को दिक्कत आने लग जाएगी। उसके अलावा मैं लाऊँगा मल्टीपल लैपटॉप ले आऊँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर भी रन कराना है वही एप्लीकेशन, दूसरे लैपटॉप पे भी वही एप्लीकेशन रन कराना है, ठीक है? बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाई-फाई का, वाई-फाई का बिल आ रहा है हमारा, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है हमारा। उसके अलावा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने का बिल आ रहा है हमारे। मैं मंथली अपने जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ, वहाँ पे रेंट दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये हमारा ऑन प्रीमाइस में काफ़ी ये ड्रॉबैक्स हैं। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट का भी देखना पड़ता है कि हमें पहले पैसे देने पड़ेंगे। हमें अपने पैसे दे करके उसमें पहले पहले पैसे फँसा लो, ठीक है? ऐसा रहता है ऑन प्रीमाइस में कि पहले पैसे फँसा लो, उसके बाद आपकी कंपनी चले ना चले वो आगे की बात है, ठीक है? तो पहले पैसे फँसा लो, ऐसा वाला चीज़ है कि अब अपफ्रंट फ़ी है और वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अपफ्रंट फ़ी है, आपको पहले पैसे देने ही पड़ेंगे ऑन प्रीमाइस से, ठीक है? तो अगर एक बड़ी कंपनी है, ऑन प्रीमाइस उनके लिए अच्छा होता है, बट अगर एक स्टार्टअप है, तो ऑन प्रीमाइस उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि यार आप आपके पास अभी उतने पैसे ही नहीं हैं, आप पहले से एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है ऑन प्रीमाइस। और हमारा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने जैसा आपको अभी तक बताया है, कि क्लाउड पे जाकर के मैंने अपनी स्टोरेज ले ली। स्टोरेज मैंने थोड़ी देर के लिए बाय कर ली, ठीक है? जैसे मैंने स्टोरेज बाय करके रख ली है, ठीक है? उसके अलावा मैंने वर्चुअल मशीन बाय करके रख लिया है। मतलब उसे प्रोविज़न करके रख लिया है, बाय करके नहीं, प्रोविज़न करके रख लिया है। प्रोविज़न का क्या मतलब हो गया कि मैंने बता दिया है कि मेरे को i5 प्रोसेसर चाहिए, बट प्रोसेसर ऐसे मत देखना कि i5 हो, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो i5 प्रोसेसर चाहिए, ठीक है? और मेरे को उसमें रैम चाहिए इतनी, रोम चाहिए इतनी, ठीक है? ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है? मैं ये सारी चीज़ पहले क्लाउड प्रोवाइडर को बता दूँगा, वो मुझे ये प्रोविज़न करके रख देगा। अब जब मैं ये चीज़ यूज़ करूँगा, फिज़िकली नहीं, मैं ब्राउज़र के थ्रू जाकर के इसे जब यूज़ करूँगा, एक्चुअल यूज़ करूँगा, तब मेरे को पैसे पे करने हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा मॉडल है पे एज़ यू गो। तो जैसे-जैसे आप यूज़ करोगे, वैसे-वैसे आप पे करोगे। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप मत पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सर्वर चल रहा है, सर्वर पे कनेक्शंस आ रहे हैं, मतलब सर्वर पर कोई हिट कर रहा है, कोई यूआरएल हिट कर रहा है, वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा अगर बहुत ज़्यादा ये हिट होने लग जाए, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अमाउंट भी बढ़ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं आएगी आपको कि आपको स्केलेबल कैसे करना है। आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने एक खड़ा करा, आपने एक सिस्टम खड़ा करा, वर्चुअल मशीन खड़ी करी, नेक्स्ट आप एक और वर्चुअल मशीन खड़ी कर दो, ठीक है? जैसे आपका नेटवर्क आपके ऊपर आपके हिट्स बढ़ रहे हैं, आपके वेबसाइट के ऊपर हिट्स बढ़ रहे हैं, मतलब कोई बहुत सारे लोग आने लग गए आपकी वेबसाइट को देख कर के। आपकी वेबसाइट उनको अच्छी लग रही है, तो बहुत सारे लोग आने लग गए। तो यहाँ अगर आपका ऑन प्रिमाइज़ है, आपके पास 4 ही सिस्टम है, जैसे 4 ही लैपटॉप्स हैं। अब उसकी कैपेसिटी होगी ना लैपटॉप की, कि मैं 1000 या 4000 लोगों पे चल सकता हूँ, मैं अपना बस इतना ही मेरा। बट क्या हुआ अगर मेरे 10,000 लोग आ जाएँ? तो यहाँ हमारा ऑन प्रिमाइस फेल कर जाएगा, यहाँ हमारे सिस्टम क्रैश करने लग जाएँगे। बट वही अगर मेरा क्लाउड के ऊपर है, तो मैं ऑटो स्केल कर दूँगा, कि जैसे मेरे अभी 10,000 लोग आ गए, तो मेरा स्केल करके अपना सिस्टम जो है मेरे 10 वीएम खड़े कर देगा, ठीक है? जैसे ही मेरे वो फिर से 2000 लोग हो गए, 1000 लोग होने लग गए या फिर 5000 लोग होने लगे, वो सिस्टम फिर वर्चुअल मशीन फिर कम होने लग जाएगी। जैसे मैंने 10 खड़ी करी 10 लोगों के लिए, अब 5000 लोग हो गए, मैं 5 कर दूँगा। 5 मैं नहीं करूँगा, ये ऑटो स्केल होता है, ऑटो स्केल हमारा क्लाउड के ऊपर ही आ जाता है अपने पास, कि आपको ऑटो स्केल रखना है कि नहीं तो आप उसके ऊपर क्लिक करके मतलब सिंपल सा रहता है यूआई भी, तो आप उसपे बना सकते हो ऑटो स्केल रखना है कि नहीं। तो वर्चुअल मशीन से उसे कनेक्ट करना पड़ता है, आपके पास कितनी वर्चुअल मशीन्स हैं, उसके थ्रू उसको कनेक्ट कर दो और बस उसके बाद जैसे-जैसे आपके हिट्स बढ़ेंगे, वो आपका अपने आप ही प्रोविज़न करते रहेगा, जैसे हिट्स कम होंगे, वो अपने आप ही कम करते रहेगा, तो उसमें दिक्कत नहीं आती क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। और एक स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अपफ्रंट फ़ी जो है पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? आप जब यूज़ करोगे तभी पे करोगे, ये बहुत बढ़िया चीज़ है इसके पास क्लाउड प्रोवाइडर के पास, ऑन प्रीमाइस के कंपेयर में। तो मोस्टली जो अभी नए-नए स्टार्टअप्स होते हैं, वो क्लाउड प्रोवाइडर को यूज़ करते हैं
ऑन प्रीमाइज़ नहीं जाते हैं वो, ठीक है? जाते हैं हम वही ऑन प्रीमाइज़ और क्लाउड प्रोवाइडर, क्या डिफरेंस है? तो पहला मेन आ गया लोकेशन का, लोकेशन हमें देखनी पड़ेगी ऑन प्रीमाइज़ में कि हम कहाँ खड़ा करना चाहते हैं, हमें फिज़िकली डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, हमको सारा ऑर्गनाइज़ेशन खड़ा करना पड़ेगा। बट वही क्लाउड प्रोवाइडर हमारा क्लाउड पे पब्लिश्ड है। मैं यहाँ बैठ कर के मैं न्यूयॉर्क से चला सकता हूँ, मैं कभी बैठ के सिंगापुर से चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ से किसी सिंगापुर के किसी अपने मेंबर को एक्सेस दे दिया, तो वो वहाँ से वो बैठ के चला सकता है, मैं यहाँ से बैठ के चला सकता हूँ। बट ऑन प्रीमाइज़ में क्या है कि आपको ऑफ़िस जाना पड़ेगा, आपको वहीं जाकर के काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप एंड कंट्रोल में हमारे पास ऑन प्रीमाइस में यहाँ पर थोड़ा फ़ायदा है कि हमारे पास कंप्लीट ओनरशिप होती है, कंप्लीट कंट्रोल होता है, कि हमारे पास जो सिस्टम खड़ा है वो हमारा ही पूरा का पूरा हमारा है। हमारे अलावा कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता और यहीं पर आकर के यूज़ करना पड़ेगा, बाहर जाकर कोई कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो ये हमारा हमारे ऊपर हमारे पास एक कंप्लीट कंट्रोल एंड ओनरशिप रहती है, ठीक है? बट वही हम क्लाउड प्रोवाइडर के पास आते हैं, तो यहाँ अ, होता है कि डिवाइड रहता है ये चीज़, ठीक है? जैसे कि अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसने खड़ा करा है, जैसे हमारे पास वर्चुअल मशीन मुझे चाहिए, तो मैं बस बता दूँगा कि मुझे भाई वर्चुअल मशीन दे दो, बाकी वो देखेगा कि कैसे देना है। नेटवर्किंग वो देखेगा, डेटा सेंटर कहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं वो देखेगा, ठीक है? डेटा सेंटर क्यों चाहिए? क्योंकि हम कहीं न कहीं स्टोर करेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें। जैसे मैं बैश कमांड भी लिखता हूँ ना, तो वो भी थोड़ी बहुत स्टोर होती हैं कहीं न कहीं कैश में भी। ये सारा कुछ डेटा सेंटर्स में जाएगा कहीं न कहीं घूम फिर के भी, ठीक है? तो डेटा सेंटर का भी उनको देखना पड़ेगा, नेटवर्किंग भी देखनी पड़ेगी। जो वर्चुअल मशीन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे ही अकाउंट पे है सिर्फ, ठीक है? मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता मेरे अकाउंट के अलावा। तो वहाँ पे उन्हें सिक्योर शेल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? सिक्योर सॉकेट शेल वो अलग चीज़ है, उसको यूज़ करना पड़ेगा। उसी के थ्रू उनको पता चलेगा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ये, वो लॉक एंड की मेथड यूज़ करता है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे ही कंप्यूटर पे चलना चाहिए सिर्फ ये, या फिर मेरे ही अकाउंट पे चलना चाहिए सिर्फ ये। मेरे अकाउंट के अलावा किसी अकाउंट पे नहीं चले। तो ये वर्चुअल मशीन की चीज़ें रहती हैं कि वर्चुअल मशीन सिर्फ़ मेरे पे चले। तो ये सारी चीज़ जो है क्लाउड प्रोवाइडर को खुद से देखनी पड़ती है, ये हम नहीं करेंगे। तो ये मिला-जुला रहता है कि मतलब आधा काम हमारा है कि हमें अपने क्लाउड प्रोवाइडर की हमारा सर्विस यूज़ करके मुझे ये चीज़ यहाँ पे डिप्लॉय करनी है, तो ये आधा काम मेरा है। बाकी आधा काम उनका है कि वो चीज़ कैसे एक्सपेंसेस पे एक्सपेंसेस हमारा ऑन प्रीमाइस में काफ़ी हाई रहता है क्योंकि हमें अपफ्रंट फी पे करनी पड़ेगी। हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, मुझे कुछ ना कुछ पे पहले से करना पड़ेगा। वही एज़ कम्पेयर टू क्लाउड प्रोवाइडर तो वहाँ पे एज़ यू गो रहता है, कि मैंने बस बता दिया मुझे वर्चुअल मशीन चाहिए, अब कैसे चाहिए वो देखेगा, ठीक है? वर्चुअल मशीन जब मैं चला रहा हूँ, मैं तभी पे करूँगा सिर्फ, मैं बस उस टाइम का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ एक तरह से, ठीक है? उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये आ गया। अब आता है नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम आती है हमारे पास ऑन प्रीमाइस में कि ऑन प्रीमाइस हमारा कुछ लिमिटेड रहेगा कि हमारे पास 4 सिस्टम है, 5 सिस्टम है। इन्हीं को यूज़ कर सकता हूँ मैं, उनके ऊपर जाना है तो मुझे नए सिस्टम लेकर के आने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा स्केलेबल में थोड़ा-सा दिक्कत देता है। अपग्रेड करने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से खड़ा हो रखा है, मैं उसे अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो मेरे को फिर पैसे लगाने पड़ेंगे, राइट? बट वे हमारा आता है क्लाउड प्रोवाइडर, तो क्लाउड प्रोवाइडर में बस एक चीज़ बता देनी है सिंगल क्लिक पे कि मुझे ये वर्चुअल मशीन चाहिए भाई मुझे दे दो, ठीक है? वो ला करके दे देगा। अब आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करो। यहाँ पर क्या है ऑन प्रीमाइस में कि मेरे को दुकान जाना पड़ेगा, मेरे को ऑफ़िस घूमने मतलब मेरे को जगह-जगह जाना पड़ेगा, ठीक है? या तो ऑनलाइन भी मँगाओगे तो भी 2-3 दिन तो लेगा, ठीक है? आप जाओगे, आप लेकर के आओगे, फिर आपको ये सारा कुछ आने-जाने का पैसा, आपका आने-जाने का टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्केलेबिलिटी में दिक्कत देती है। वही क्लाउड प्रोवाइडर में क्लाउड प्रोवाइडर आपको सिंपली एक क्लिक में ये सारी चीज़ें दे देगा। आप यूज़ करो, ठीक है? फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा हमारा कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ऊपर है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हमें उसे ठीक करना है। हमारा सिक्योरिटी का इश्यू आ रहा है कि हमारे यहाँ पे फायरवॉल थोड़ी दिक्कत दी गई, फायरवॉल में कुछ कुछ ऐसी दिक्कत आ गई कि हमें उसे कुछ ट्रेसपास कर रहा है उसे। हमारा जो क्लाउड प्रोवाइडर, तो क्लाउड प्रोवाइडर में हमारे पास फायरवॉल अच्छी खासी बन जाती है कि हमारा तो ये बंदा है, यही यूज़ कर रहा है, तो फायरवॉल अपने आप वो बना के देते हैं। सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा है क्लाउड प्रोवाइडर हमारे पास कि आधा इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा उन्हीं का है ना, तो सिक्योर तो वो उनको रखना ही है। और जब अच्छे क्लाउड प्रोवाइडर के पास आते हैं, तो वो पूरी जान लगा देते हैं कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सिक्योर है, क्योंकि हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट डेटा पड़ा है लोगों का, तो हम किसी को ऐसे नहीं दिखा सकते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में क्लाउड प्रोवाइडर भी आधा लेता है, आधा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, आधी हमारी होती है। ठीक है? कि हम अपना जो बकेट बना रहे हैं, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक बकेट बना रहे हैं। बकेट क्या होती है? एक स्टोरेज होती है, ठीक है? तो मैं स्टोरेज बना रहा हूँ, तो मैं उसमें पब्लिक ना रखूँ।
पब्लिक रखने पे मुझे उस पे सिक्योरिटी का इश्यू आ जाएगा, कि कोई भी कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकता है। तो सिक्योरिटी का यहाँ पे इश्यू आ गया। तो ये सारी चीज़ें मुझे खुद से ध्यान देनी पड़ेगी कि भाई मेरे को इसको पब्लिक नहीं रखना है। मेरे को इसको प्राइवेट रखना है कि मैं बस यूज़ करूँ, मेरे ऑर्गनाइज़ेशन के लोग यूज़ कर सकें बस, और कोई यूज़ ना कर सके। उसके बाद आता है हमारे पास कस्टमाइज़ेशन। तो कस्टमाइज़ेशन में फ्लेक्सिबल तो है हमारा ऑन प्रिमाइस, बट वहाँ पे काफ़ी दिक्कत देता है कि भाई आपको कस्टमाइज़ भी करना है, तो आपको सारी चीज़ें जा कर के लेके आनी पड़ेगी, ठीक है? काफ़ी कुछ लेके आना पड़ेगा, बट यहाँ पर हमारा हमारा क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर में, तो वहाँ पर आपको सीधी ऑफरिंग मिल जाती है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये ले लो आप, और कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। आप जितना मर्ज़ी कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया हमारा ऑन प्रिमाइस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सिंपल सा ओवरव्यू। नेक्स्ट आते हैं हम डेवऑप्स के ऊपर। अभी तक अगर किसी को डाउट है क्लाउड के ऊपर तो फिर पूछ लो, क्योंकि फिर ये थोड़ा-सा डिफरेंट पार्ट हो जाएगा क्लाउड से थोड़ा-सा। तो अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है? देख लो भाई। Guys, if you have any doubt, please raise your hand so we can unmute you. नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी शुरू कर देंगे फिर से नेक्स्ट। हमारा डेवऑप्स क्या होता है इसके बारे में। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। भैया 2-3 मिनट वेट कर लो, फिर करते हैं। ओके। सिराज को अनम्यूट कर दो। ईशान को अनम्यूट कर दो। आदिश। हेलो भैया, आपसे ये पूछना था कि आपने जब आप डेवऑप्स के अंदर गए थे, आपने कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह करी थी? नहीं, फिलहाल तो करी नहीं है। सर्टिफिकेशंस तभी ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस ना हो। तो आपको दिखाना पड़ता है कि भाई हाँ, मेरे को ये सर्टिफ़िकेशन आता है। सर्टिफ़िकेशन में क्या होता है, आपको सर्विसेज़ के बारे में पूछते हैं कि यार सर्विसेज़ कौन-सी यूज़ होती है, बट सर्विसेज़ यूज़ कैसे होता है वो सब नहीं सिखाता सर्टिफ़िकेशन के अंदर, ठीक है? आपको बस ये पता चलेगा कि यार कि मेरे पास एक क्लाउड प्रोवाइडर है, मतलब एक जैसे जीसीपी की सर्टिफ़िकेशन है। जीसीपी के पास होता है सीडीएल और एस। तो सीडीएल क्या होता है, उसके अंदर 4 मॉड्यूल होते हैं, चारों मॉड्यूल पढ़ लो, उसका एक सिंपल सा सर्टिफ़िकेशन आता है कि भाई हाँ, ये सर्विस यूज़ कर सकता हूँ मैं इस चीज़ के लिए, ये सर्विस यूज़ करता हूँ इस चीज़ के लिए। बट यूज़ कैसे होगी वो नहीं बताएँगे वो। ठीक है? यूज़ कैसे होगी वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा। तो सर्टिफ़िकेशन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको अभी भी लग रहा है तो। एक थोड़ा-सा प्रोजेक्ट बना लो इस चीज़ पे, कि प्रोजेक्ट मैंने ऐसे बनाया कि भाई मैंने कहीं CI/CD पाइपलाइन चला दी, ठीक है? मैंने क्लाउड का यूज़ करा तो कंप्लीट क्लाउड यूज़ करा है मैंने, तो ये सारी चीज़ें सीख लो। सर्टिफ़िकेशन नहीं माँगता है इतना कोई। कुछ-कुछ कंपनीज़ माँगती है जिनको भाई चाहिए होता है कि यार इन्होंने पहले से रटा हुआ आया हो। यार देखो, अगर आप किसी कंपनी के पास जाओगे और उनके पास कई सारे मेल्स आ रहे हैं कि हमें रेज़्यूम के मेल्स आ रहे हैं, ठीक है? तो शॉर्टलिस्ट कैसे करेगी? कुछ ना कुछ बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेगी ना। तो वो एक उनके पास ऑप्शन आ जाता है कि यार इन्होंने सर्टिफ़िकेशन करा है, इनको ले लो, इनको शॉर्टलिस्ट करके रख लो और बाकी को छोड़ दो। तो अगर आपको सर्टिफ़िकेशन अच्छा लग रहा है, कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। प्रोजेक्ट्स एक कैसे करने अटेम्प्ट के चाहिए वो ₹8,000 बताइए? देने। अच्छा, प्रोजेक्ट कैसे करें? तो यूट्यूब पे ना बहुत सारे आपको मिल जाएँगे बताने वाले प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हो। अगर क्लाउड के ऊपर करना है तो क्लाउड के ऊपर कर लो। सिंपल क्लिक, क्लिक, क्लिक करके आपने ये चीज़ें बनाई हैं, ये चीज़ें यूज़ करी हैं, ये आप बता सकते हो क्लाउड के ऊपर। वही डेवऑप्स में तो आना है तो हाँ जी, बोलो। मैंने जैसे घर के अंदर मेरे पास एक एक्स्ट्रा लैपटॉप है, उसके ऊपर मैं अपना सर्वर बना के रखता हूँ। तो उसके ऊपर मैंने थोड़े से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो वो एज़ क्लाउड प्रोजेक्ट्स काउंट होंगे? नहीं, 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 नहीं। क्लाउड प्रोजेक्ट तभी काउंट होंगे या तो जब आप कोई एक्चुअल क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, तभी वो कोई कंपनी लेगी ना, क्योंकि अगर आप लोकली सारा कुछ कर रहे हो तो यार लोकली तो करना आसान है, बट वही चीज़ अगर आपको क्लाउड के ऊपर करनी पड़ेगी ना, किसी कंपनी के अंदर आओगे तो क्लाउड के ऊपर ही काम होगा मोस्टली। तो किसी ना किसी क्लाउड प्रोवाइडर का थोड़ा-सा हैंड्स ऑन होना चाहिए, ठीक है? आप आप यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा लोकल यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कहीं न कहीं एप्लीकेशन नहीं, डिप्लॉय करना ही करना है। मैं जैसे बोलो। कुबरनेटिस और डॉकर ही यूज़ कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशंस वगैरह और अपने प्रोजेक्ट्स रन करने के लिए। ठीक है, तो डॉकर क्या मिनी क्यूब यूज़ कर रहे हो? डॉकर क्या कुबरनेटिस क्या हाँ, मिनी क्यूब? K3D।
K3D नहीं पता भाई मुझे, क्या है K3D? ये कुबरनेटिस के लिए एक क्या बोलते हैं वो है नहीं, क्या मोस्टली मैंने जिसका भी सुना है यार लोकली यूज कर रहा है तो मिनीक्यूब यूज करते हैं वो। हाँ वो मैंने 3D करा था, पर एक मेरे ग्रुप के अंदर देखा था तो वो कह रहे थे कि K3D भी कर सकते हो, तो मैंने उससे करना है। क्या लोकली यूज होता है K3D भी? हाँ हाँ, वही वही ना बात आ गई यार, लोकली काम नहीं आएगा आगे जाके। अगर आप काम करोगे ना आगे तो लोकली काम नहीं आएगा। तो सेम नहीं होता है जैसे लोकली भी रन कर रहा हूँ या फिर क्लाउड के ऊपर रन कर रहा हूँ, तो करूँगा तो सिमिलरली होस्ट और एप्लीकेशन जो रन करने नहीं की नहीं नहीं, वगैरह करना आएगा, वो तो सिमिलरली नो आएगा। नो 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 नो, सारी कमांड चेंज हो जाती हैं। मैंने कल ही परसों एक का इंटरव्यू ले रहा था ना, तो उसमें पता चला था उसने मिनीक्यूब बहुत यूज करा हुआ है। तो मिनीक्यूब से वो कमांड लिख रहा था। अब मैंने उससे पूछ दिया भाई कुबरनेटिस में मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ एक एप्लीकेशन, मैं सर्विस सर्विस YAML बना दी मैंने, सर्विस मैनिफेस्ट। ठीक है, अब मुझे देखना है मेरा एक्सटर्नल आईपी एड्रेस क्या आ रहा है। अब ये हो सकता है कई लोग के ऊपर से जा रहा हो, भाई सॉरी अभी थोड़ी सी इनसे बात हो रही है, क्या नाम है आपका? सर्जन। सॉरी, सर्जन। हाँ तो इनसे बात हो रही तो अभी कईयों के ऊपर से जा रहा होगा। तो ऐसा है कि भाई उससे मैंने पूछ दिया कि आप एक्सटर्नल आईपी एड्रेस कैसे देखोगे? कुछ समझ ही नहीं आया कैसे देख पाऊंगा मैं। मैंने क्यों पे करा हुआ है सारा काम, समझ ही नहीं आया। बट हम जब कभी प्रोडक्शन में काम करते हैं या फिर कहीं क्लाउड प्रोवाइडर पे काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सर्वर बना हुआ है इस एंड पॉइंट पे, इस एंड पॉइंट को मैं कहीं एक्सपोज कर दूंगा, मतलब किसी को दे दूंगा, अपने एप्लीकेशन बनाने वाले को दे दूंगा, फ्लटर वालों को दे दूंगा। वो उसको एक्सपोज करके हमारा बैकएंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वही अगर मैं लोकली कर रहा हूँ मिनीक्यूब वगैरह चीज़ों से, तो वो नहीं कर सकता ना कोई चीज़। कैसे पता चलेगा उसे कि यार इस एंड पॉइंट पे कोई है? वो तो आपका लोकल चल रहा है सब कुछ, है ना? तो ये अच्छा, चीज़ें रहती हैं थोड़ा-सा कि आपको क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करना आना चाहिए। आप लोकली सारा काम नहीं कर सकते हो। तो आप कोई ठीक है? सीरीज या कुछ ऐसे रिकमेंड कर सकते हो जिससे मैं लर्न कर पाऊँ ज़्यादा अच्छे से, ये क्लाउड के अंदर रन मैंने करने वाली वो चीज़ें? मैंने अच्छा वो नैना करके है ना, एक नाना करके ऐसे कोई है यार, एक लेडी, वो बढ़िया पढ़ाती है। उसका देखा तो है मैंने। मैंने 1-2 देखे हैं यूट्यूब वीडियोज़। भाई बहुत बढ़िया पढ़ाती है वो। अगर कोई टॉपिक अगर उसने सीखना है तो पढ़ सकते हो। एक है नेड इन द क्लाउड, इसके बारे इसका भी देख रहा था मैं अभी लेटेस्ट में। ठीक है, नेड इन द क्लाउड, और एक यार नैना का कौन-सा है? हाँ, नाना, नाना राइट, नाना। लेडी है एक, ठीक है? उसी का है टेक वर्ल्ड विद नाना, हाँ, टेक वर्ल्ड विद नाना। भाई ये सारे टॉपिक पर आपको पढ़ा देगी, एक बेसिक ओवरव्यू दे देगी, बाकी आपको यूज़ करना है ना उस सब चीज़ को, तो आप डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो, अलग-अलग चीज़ें यूज़ करनी है तो। ठीक है? और बताओ? थैंक यू। और किसी का कोई और एक डाउट? टेराफॉर्म और एंसिबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है? भाई देखो, टेराफॉर्म जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग टूल है। तो जैसे मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ, मैं वीएम खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं टेराफॉर्म के अंदर कोड लिखूँगा कि मुझे वीएम का एक कोड दे दूँगा, मैं डिस्क्रिप्टिव कोड दे दूँगा। मतलब मैं अपने कंप्लीट कोड दे दूँगा कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, अब तुम बना कर के दो। तो टेराफॉर्म पूरा का पूरा एपीआई वो अपना सँभाल लेता है कि अब कैसे बनाऊँगा मैं, ठीक है? तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा करना है ना, तो टेराफॉर्म के थ्रू खड़ा होगा। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविज़निंग करनी है, मतलब उसमें क्या-क्या चीज़ उसमें ऐड करनी है या फिर किस-किस से कनेक्ट करना है उस सब चीज़ को, तो वो एंसिबल का काम आता है। तो ये मेन में डिफरेंस या फिर कह लो कि यूज़ केस है तो ये। ये ऑल्टरनेटिव्स ठीक नहीं है? एक सेम पाथ के अंदर होते हैं? ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते हैं सॉरी, एक दूसरे के? ये ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते हैं, ये अल्टरनेटिव अलग-अलग नहीं ऐप? होते। ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़निंग टूल है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़निंग टूल नहीं है, वो डिफरेंट कुछ है, वो शायद कुछ और नाम है ना उसका। एंसिबल का एक ऐसा डिफरेंट कुछ है, वो प्रोविज़निंग टूल नहीं है, ये प्रोविज़निंग टूल है, ये मेरे को अच्छे से याद है, कि आप इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो इसके थ्रू। एंसिबल के थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं सकते हो, बट एंसिबल के थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर बता सकते हो कि ये चीज़ें कनेक्ट करनी है। वो कनेक्ट कर देता है आपका सारा कुछ। ठीक है? और कुछ? और कुछ नहीं, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई डाउट? कोई तो डाउट नहीं है तो आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं करते फिर। हैं। ठीक है? तो डेवऑप्स क्या होता है? डेवऑप्स होता है हमारा
डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, ठीक है? तो यहाँ पर हम डेवलपमेंट का भी ध्यान देते हैं और ऑपरेशन का भी ध्यान देते हैं। मतलब डेवलपमेंट क्या होता है? मेरे को एक एप्लीकेशन रन कराना है, ठीक है? मैं एप्लीकेशन के उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं। तो एक स्टेज आता है हमारे पास कोड का, ठीक है? कोड का काम हमारे किसी एसडी ने देख लिया, ठीक है? कोड का काम देख लिया, उसने पुश करा। पुश करने के बाद वो टेस्ट केसेस जो होते हैं, वो टेस्ट केसेस हम बनाएँगे कि भाई ये टेस्ट केसेस को पास करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के ये एप्लीकेशन हमारा रनिंग फेज़ में जाएगा, ठीक है? टेस्ट केस उसने पास करे। टेस्ट केस पास करने के बाद हम उसे बिल्ड करते हैं, उस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं कि यार ये सारी चीज़ें इसके पैकेज में होनी चाहिए, तो ये सारा कुछ इसको बिल्ड कर दो। बिल्ड करने के बाद हम उसे स्टेजिंग एरिया में डालते हैं, क्योंकि हम सीधा डिप्लॉय नहीं कर सकते। स्टेजिंग एरिया में डालेंगे, वहाँ जाकर के उसे थोड़ा चेक करते हैं कि भाई सही चल रहा है कि नहीं। उसके बाद हम उसे डिप्लॉयमेंट फेज़ में डाल देते हैं, ठीक है? कि कंप्लीट जो साइकिल है ना, ये डेवऑप्स कहलाती है। अब इसी में कई सारे टूल्स आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम ये सारा जो फेज़ हो रहा है कि कोड पुश करा, पुश करने के बाद रहे हैं, टेस्ट करने के बाद उस कोड को हम बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड करने के बाद उसे हम कोड को स्टेजिंग में डाल रहे हैं, स्टेजिंग के बाद हम प्रोडक्शन में डाल रहे हैं। ये सारा फेज़ जो है कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट में आता है, ठीक है? उसका एक अ, सिंपल सा एक टूल है, जैसे गिटहब सीआई यूज़ करा है, तो गिटहब एक्शन जो होता है हमारा, वो एक बहुत गिट बेस्ड हमारा एक टूल है, गिटहब सीआई का, तो गिटहब एक्शंस है हमारा बेसिकली। तो गिटहब एक्शन से हम यूज़ कर सकते हैं, हमारा ये सारा का सारा प्रोसेस जो है, एक YAML फाइल के अंदर हम लिखेंगे। जैसे ही हमारा पुश होगा हमारा उस गिटहब रिपॉज़िटरी के अंदर, वो पुश होते ही हमारा YAML फाइल एक्टिवेट हो जाएगी, ट्रिगर करेगी। ऐसे होता है ना कि होता है कि जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन आया, मतलब एक चीज़ आई कि हम भाई, ऐसा है कि भाई वो धक्का मारेगा ना तभी मैं आगे जाऊँगा। इट्स लाइक दैट कि वहाँ से पीछे से कुछ आएगा, तभी मैं इसे आगे लेके जाऊँगा। ऐसा ही है कि ये भी सेम ही है, हम YAML फाइल उसमें बना के रख देंगे। अब YAML फाइल कब एक्टिवेट होगी? जब वहाँ से पीछे से कोई कमिट करेगा। कमिट क्या हो रहा है? कमिट कुछ कोड हो रहा है कमिट। कुछ कोड कमिट हो रहा है। कमिट का मतलब क्या हो गया कि हम एक अपने सिस्टम से किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ला रहे हैं। प्लेटफ़ॉर्म मतलब एक गिट बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म पे ला रहे हैं। गिट बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास कई सारे हैं, जैसे गिटहब है, गिटलैब है, उसके अलावा हमारे पास बिटबकेट है, बिटबकेट एटलैसियन की है, तो बिटबकेट है हमारे पास। तो ऐसे मल्टीपल गिट बेस्ड हमारे पास टूल्स हैं। उनमें से एक हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज़्ड है हमारा गिटहब। उसके अलावा कुछ कोई यूज़ करता होगा तो गिटलैब यूज़ करता होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आकर के हम CI/CD पाइपलाइन लिख सकते हैं कि हमें ये चीज़ें लास्ट में अप्लाई करनी है। जैसे टेराफॉर्म पे आता हूँ मैं, तो क्या होता है कि हम एक टेराफॉर्म जब फाइल लिखते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कैसे होगा? वो टेराफॉर्म की एपीआईज़ देखेंगी। मैंने बता दिया भाई मुझे एक वर्चुअल मशीन चाहिए, ठीक है? मुझे एक एस3 बकेट चाहिए, ठीक है? ये 2 चीज़ मुझे चाहिए। मैंने उसे सिंपल सा कुछ कोड लिख के दे दिया कि मुझे ये वर्चुअल मशीन चाहिए, उसके पास इतनी स्टोरेज होनी चाहिए, इतना रैम होना चाहिए, ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें मैंने उसे टेराफॉर्म को लिख के दे दिया। ये सारी टेराफॉर्म की एपीआई देखेगी कैसे बनाना है। एस3 बकेट मैंने बता दिया कि भाई मुझे एक एस3 बकेट चाहिए। एस3 बकेट कैसी होगी, वो सारा कुछ टेराफॉर्म कैसे बनेगी, वो सारा काम टेराफॉर्म की एपीआईज़ देखेंगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ मैं अपना गिटहब की YAML में बना दूँगा कि YAML मैंने बना दी कि जब मेरा कोड पुश हो, मतलब कि मेरा टेराफॉर्म कोड पुश हो मेरा अपने लोकल सिस्टम से किसी गिट रेपो पे, तो मेरा पाइपलाइन जो है रन कर जाए, और रन करते ही मेरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, ठीक है? वर्चुअल मशीन मेरी बन के तैयार हो जाए। जैसे पाइपलाइन रन करके कंप्लीट हो जाएगी, मेरी एक वर्चुअल मशीन बन के तैयार हो जानी चाहिए। ये सारा काम हम ऑटोमेशन का जो काम होता है, ये हम एक कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट जो कहते हैं हम, ये हम किसी गिट बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म टूल से भी कर सकते हैं। जेnkins भी इसमें एक मोस्ट कॉमन है, तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। जेnkins थोड़ा बहुत बहुत कंपनीज़ यूज़ करती हैं, बट उसकी जो लैंग्वेज है ना वो रूबी ऑन रेल, वो सिर्फ़ जेnkins ही यूज़ करता है। बट जो CI/CD पाइपलाइन लिखने के लिए जो गिटहब यूज़ करता है, वो YAML फाइल्स होती हैं, ठीक है? और गिटलैब यूज़ करता है, वो भी YAML फाइल यूज़ करता है। उसके बाद बिटबकेट हो गया, वो भी YAML फाइल यूज़ करता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो YAML फाइल यूज़ करते ही हैं सारे, मतलब अगर आपको पाइपलाइन लिखनी है। जैसे मैंने बताया गिटबकेट, गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, ये सारी चीज़ YAML फाइल यूज़ कर रहे हैं। जेnkins आपका रूबी ऑन रेल यूज़ करता है, बस ये थोड़ा-सा डिफरेंस है जेnkins का। जेnkins रूबी ऑन रेल यूज़ करता है। काम वही है कि आपको एक कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट आपको देनी है, तो आपको कोड आएगा, पुश करेगा, उसके बाद टेस्ट केसेस चलेंगे, टेस्ट केस चलने के बाद पता चलेगा कि भाई हमारा कोड ठीक है। अगर टेस्ट केस फेल कर रहा है, मतलब हमारे कोड में कुछ गड़बड़ी है, तो हम उस कोड को वापस ठीक करेंगे। फिर ठीक करने के बाद फिर पुश करेंगे। जितनी बार पुश करेंगे उतनी बार पाइपलाइन रन करेगी, कोई दिक्कत नहीं होता। जितनी बार पुश करो, उतनी बार पाइपलाइन रन करेगी ही करेगी। ये कन्फर्म बात है, ठीक है?
तो हमने पुश करा, हमने रन कराया, मस्त चल रहा है हमारा और लास्ट में हमारा डिप्लॉय हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हम एक एप्लीकेशन रन कराना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन हमारा डिप्लॉय हो गया। ये हमारा आ जाता है पूरा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो अगर ज़ोमैटो के बारे में जानते होंगे, तो ज़ोमैटो भी ये यूज़ करता है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो एक एप्लीकेशन जो बनाता है, उसके ऊपर वो CI/CD पाइपलाइन का यूज़ करता है, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम टेराफॉर्म के ऊपर। तो टेराफॉर्म का क्या हुआ ना, कुछ टाइम पहले तक कई सारे टेराफॉर्म के ना कॉम्पिटिटर आने लग गए। तो टेराफॉर्म के कॉम्पिटिटर जो आते थे ना, वो टेराफॉर्म की ही चीज़ें यूज़ करते थे, टेराफॉर्म के ही सोर्स कोड यूज़ करते थे, कि भाई ये तो यही बात हो गई ना यार, मेरी बिल्डिंग मुझे से मैं हूँ, हैं मैं तो इस चक्कर में क्या हुआ कि टेराफॉर्म ने ना अपना बिज़नेस वाला जो पार्ट है, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, लोकली यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक अपना एक इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है, तो वहाँ तक तो फ्री है। जैसा आप उसको बिज़नेस बनाओगे, मेरा ही कॉम्पिटिटर बन रहे हो, तो मुझे पैसे दो भाई, मेरे कॉम्पिटिटर क्यों बन रहे हो? तो उस टाइम पे वहाँ पे बिज़नेस का इन्होंने सोर्स लाइसेंस ला दिया टेराफॉर्म ने। अभी रिसेंटली हुआ ये 10th ऑफ अगस्त से, तो उसके बाद से इन्होंने बिज़नेस सोर्स लाइसेंस ला दिया है कि भाई अगर आपको हमारा टेराफॉर्म का मतलब यूज़ करना है एज़ अ बिज़नेस, तो आप मुझे उसके पैसे पहले दोगे। लेकिन अगर आपको टेराफॉर्म को यूज़ करना है अपने इंडिविजुअल में, तो इंडिविजुअली आप यूज़ कर सकते हो, कुछ पैसे नहीं देने, मस्त चलाओ। एक एप्लीकेशन एक इसका EXE फाइल होती है, उसे अपने एनवायरनमेंट में डालो, एनवायरनमेंट के बाद अपना सिंपल टर्मिनल से यूज़ करो टेराफॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं है टेराफॉर्म के साथ। बट अगर उसको आपको बिज़नेस बनाना है कि भाई मेरा पूरा का पूरा बिज़नेस इस पे चलता है, बिज़नेस ही इस पे है कि टेराफॉर्म की मैं फाइल बनाता हूँ, टेराफॉर्म की चीज़ें लिखता हूँ, तो फिर आपको है कि भाई उसमें पे करना पड़ेगा आपको टेराफॉर्म को। अगर आप टेराफॉर्म के कॉम्पिटिटर बन रहे हो तो उसको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर आप अपनी टेराफॉर्म की सर्विसेज़ लेकर के किसी और को बेच रहे हो, तो ये तो बिज़नेस बन गया ना आपका। तो अब वहाँ पर आप टेराफॉर्म को पे करोगे। अगर आप टेराफॉर्म को यूज़ करके अपना सिस्टम खड़ा कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, यूज़ करो, मस्त चलाओ। ये हाल है टेराफॉर्म का बस अभी। तो टेराफॉर्म से मेरे को याद आया, मैं एक ना चल रहा हुआ नहीं हाँ, तो एक नया ये टूल है, ठीक है? ओपन टोफू। तो क्या है कि टेराफॉर्म जब से 10th ऑफ अगस्त से इसने शुरू करा है ना कि भाई हमारा बिज़नेस वाला जो है हमारा सोर्स मॉडल है हमारा बिज़नेस का, बिज़नेस मॉडल जो है उसका 10th ऑफ अगस्त से शुरू हुआ है कि भाई आपको पे करना पड़ेगा। तो कई सारी कंपनीज़ आती है ना भाई कि भाई हमें तो पे नहीं करना। तो उस चक्कर में इन्होंने एक टूल निकाल दिया है। उस टूल का नाम है ओपन टोफू। ये एग्ज़ैक्टली टेराफॉर्म जैसे ही काम करती है, टेराफॉर्म से ही चलती है बट इन्होंने एक सेकंड भूल गया। इन्होंने क्या करा है कि कई सारी कम्युनिटी जो है, कई सारी छोटी-छोटी कंपनीज़ मिल करके एक ओपन टोफू नाम का इन्होंने एक एप्लीकेशन बना दिया है। एप्लीकेशन बोलूँ या फिर एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो एक्ज़ैक्टली लाइक टेराफॉर्म बट ये ओपन सोर्स है, आप इसको बिज़नेस बना सकते हो, बिज़नेस बनाओ, जो मर्ज़ी करना है वो करो, जो करना है वो करते रहो, ठीक है? इसमें आपको पैसे पे किसी को नहीं करने पड़ेंगे और ये कंट्रीब्यूशन इसका हमेशा चलता रहता है, तो यहाँ पर अभी कंट्रीब्यूट भी कई लोग जिसको मर्ज़ी करना है कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं देखते हैं कंट्रीब्यूट किस-किस ने यहाँ पे देखो 91 इश्यूज़ हैं, 16 पुल रिक्वेस्ट हैं, तो जिसको मर्ज़ी जितना करते रहो कंट्रीब्यूट इसपे। तो ये ओपन सोर्स है पूरा, ओपन टोफू, ठीक है? ये टेराफॉर्म का एक तरह से कॉम्पिटिटर आ गया, छोटा-सा कॉम्पिटिटर, जो कि कई सारी कंपनीज़ ने खोला है, जैसे कि एक हो गया ग्रंट वर्क, फिर स्पेसलिफ्ट हो गई, फिर हार्नेस हो गई, फिर स्केलर स्केलर हो गई, एनवीज़ी ये सब हो गई। तो इन सब ने मिल कर के बना दिया एक सॉफ्टवेयर जो एक्ज़ैक्टली लाइक टेराफॉर्म काम करता है, बट टेराफॉर्म नहीं है, ठीक है? तो हाँ, यूज़ करो आप टेराफॉर्म को, बस बिज़नेस मॉडल बना लो अपना, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ है, टेराफॉर्म के कॉम्पिटिटर जो ला दिए हैं इन्होंने। बट टेराफॉर्म भाई एक बहुत बड़ी कंपनी है, HashiCorp, उसके पास और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। एक तो वॉल्ट भी आता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बना भी रहे हो तो बना लो भाई, हमें क्या जाना, ऐसा वाला हाल है। तो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डॉकर के ऊपर। तो डॉकर क्या होता है? देखो, जैसे आपके पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है? वो मेरे सिस्टम पे चल रही है। मैंने पाइथन की एप्लीकेशन बनाई, सिस्टम पे चला ली, सिस्टम पे चल रही है बढ़िया से, क्योंकि मैंने अपने पिप इंस्टॉल करके कई सारे मॉड्यूल्स पहले से इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, ठीक है? तो रखे हुए हैं मॉड्यूल्स मैंने, तो वो मैं मॉड्यूल इम्पोर्ट कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। अब यही मैंने एग्ज़ैक्टली उठा करके कोड किसी और को दे दिया, ठीक है? सॉरी, तो यही कोड मैंने उठा के किसी और को दे दिया। अब क्या होगा कि उसके पास हो सकता है मॉड्यूल इंस्टॉल्ड ही ना हो, तो वो सारा लाइन से पिप इंस्टॉल दिस, पिप इंस्टॉल दैट ये सब करता रहेगा, ठीक है? तो वो इंस्टॉल करता रहेगा, तो उसको कभी-कभी हो जाता है ना लास्ट में कि यार अगर पूरा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी दे देता ना,
तो यहाँ पर क्या होता है, आपका कभी-कभी होता है कि वर्चुअल मशीन आपका जो मशीन होता है, आपका जो वर्चुअल मशीन अगर हम बना रहे हैं, तो हमें उसपे भी चलाना होता है ना कभी एप्लीकेशन। तो हम वहाँ जाकर के ये नहीं करेंगे ना पिप इंस्टॉल दिस, पिप इंस्टॉल दिस, पिप इंस्टॉल दिस, ऐसे नहीं करेंगे ना बार-बार। तो वहाँ क्या करते हैं ना, वहाँ एक डॉकर एप्लीकेशन बनाते हैं। डॉकर क्या होता है, एक कंटेनराइज़्ड होता है। मतलब एक कंटेनर देखा है ना, एक डब्बा देखा है? डब्बे के अंदर हमने चीज़ें डाल दी कि भाई हमारा एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की फ़ाइल ये पड़ी, ठीक है? हमने डाल दी कंटेनर के अंदर। उसको चलाने के लिए हमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स फ़ाइल है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हमने एक फ़ाइल में डाला कि पिप इंस्टॉल करके मेरे को जैसे फ्लास्क एप्लीकेशन है, तो मैंने फ्लास्क डाल दिया उसमें रिक्वायरमेंट.txt में। मैंने डाल दिया पाइमोंगो, मेरे को मोंगोडीबी अगर कनेक्ट करना है तो पाइमोंगो डाल दिया। मैंने डाल दिया फ्लास्क पाइमोंगो, ये सारी चीज़ें डाल दी मैंने। अब उसको उठा करके मैंने कंटेनर के अंदर डाल दिया, ठीक है? अब इस कंटेनर के अंदर मेरे सारे एप्लीकेशन का कोड पड़ा हुआ है। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले इंस्टॉल क्या करना पड़ेगा, कौन-कौन से मॉड्यूल चाहिए, वो सब पड़ा हुआ है कोड उसके अंदर। अब मैं जब ये पूरा का पूरा कंटेनर उठा के किसी और को दूँगा ना, वो कंटेनर किसी भी सिस्टम पे चलेगा। जब मैं कंटेनर बना दूँगा, मैं जब इमेज बना दूँगा उसकी, वो इमेज किसी भी सिस्टम पे कंटेनराइज़ हो जाएगी, मतलब किसी भी सिस्टम पे रन करेगी। अब इमेज और कंटेनर में क्या डिफरेंस होता है ना, जैसे हम कोई एक एप्लीकेशन को बनाते हैं ना, जब बिल्ड करते हैं, तो वो एक इमेज होती है। इमेज मतलब कि हमने एक बनाया कि हमने कोड ये लिखा था, ये हमारी रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी है, ये सब हमने बता दिया। अब हम उसे बिल्ड करेंगे तो वो एक इमेज बन जाएगी। अब उस कोड में मैं जो चेंज कर रहा हूँ ना, आगे जाकर के जो कोड में चेंज कर रहा हूँ, वो उस इमेज में नहीं फ़र्क पड़ेगा, इमेज पहले बन चुकी है। इमेज ने एक तरह से देख लिया कि भाई ये सारा कोड है, ये सारा टीएक्सटी फाइल है, ये सारा एनवायरनमेंट है, ये सारा मैंने ले के इसमें रख दिया। अब मैं एनवायरनमेंट चेंज करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। तो वो कोड के अंदर फ़र्क पड़ेगा बट इमेज के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जब मैं उस इमेज को किसी एप्लीकेशन या फिर किसी वर्चुअल मशीन पे जाकर के उसे रन कर रहा हूँ, तो वो कंटेनर कहलाती है। जब वो रन हो रही है वो तो वो कंटेनर है, जब वो पड़ी हुई है तब वो इमेज है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है? तो अगर मेरे को एक एप्लीकेशन कहीं पर भी चलानी है, किसी भी वर्चुअल मशीन पर, किसी भी एनवायरनमेंट में चलाना है, तो मैं उसे डॉकराइज़ कर दूँगा। मैं उसे एक कंटेनर में डाल दूँगा कि मेरी भाई ये एप्लीकेशन की फाइल्स हैं, सारी मेरे कंटेनर में चले जाओ। तो सारा कुछ कंटेनर में आ जाएगा। फिर मैं उसे कहीं पे भी चला सकता हूँ, किसी भी सिस्टम पे। मुझे पिप इंस्टॉल करके मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। मैं सिंपली कहीं पर भी चला सकता हूँ। तो डॉकर ये काम देता है अपने को कि कंटेनराइज़ कर देगा, आपका कोई भी एप्लीकेशन। आप कहीं मर्ज़ी चला सकते हो उसे, ठीक है? उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद है हमारे पास कई सारे टूल्स हैं हमारे पास CI/CD के, जैसे गिटहब एक्शंस मैंने भी पीछे बताया। फिर हमारी सिंपल कई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो डेवलप करने के बाद उसे कहीं न कहीं तो डिप्लॉय करना है ना, तो डिप्लॉय करने के लिए वो डेवऑप्स का यूज़ करेगा, ठीक है? तो डेवऑप्स यूज़ करके वो डिप्लॉय करेगा सिंपली। तो डिप्लॉय करने के लिए वहाँ पे स्टेजेस हो जाते हैं हमारे पास कई सारे। जैसे एक हमारा स्टेज आ गया हमारे पास कि कंटीन्यूअस CI/CD चलानी है मुझे पाइपलाइन, तो CI/CD पाइपलाइन चलाऊँगा मैं, कि भाई यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये पूरा वे है। डिप्लॉयमेंट से पहले के लिए मैं पूरा का पूरा उस एप्लीकेशन को रन हो रहा है कि नहीं वो पूरा टेस्ट कर लूँगा। उस एप्लीकेशन में मुझे जो चीज़ चाहिए वो सारा कुछ मैं टेस्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं उसे रनिंग में भेजूँगा, ठीक है? तो ये सारा CI/CD पाइपलाइन पे हम टेस्ट कर लेते हैं सारा कुछ। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सारा बिल्ड कंप्लीट ठीक से हो रहा है, ये वहीं पर पता चल जाएगा डिप्लॉयमेंट में जाने से पहले। तो अगर आपको कुछ एप्लीकेशन रनिंग में अभी पड़ा हुआ है, तो आपको दिक्कत कोई नहीं होगी। वो आपका एप्लीकेशन पूरा चलता रहेगा, लास्ट में आकर के आप डिप्लॉयमेंट जब करोगे, तो डिप्लॉय होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर आपको बीच में फेल कर गया ना, तो डिप्लॉय कर जाएगा, नहीं। फेल हो गया तो वहीं रुक जाएगा। डिप्लॉयमेंट वाला आपका डिप्लॉय हो रखा है, बट अगर फेल कर गया बीच में, तो वहीं रुक जाएगा। अपना कोड देखो क्या गड़बड़ आ रही है, कोड ठीक करो। तो ये हमारी कुछ क्या है सेवरल सर्विसेज़ हैं हमारे नेक्स्ट, ठीक है? जैसे S3 मैंने बताया, सिंपल स्टोरेज सर्विसेज़ तो हमारी पास है। फिर सेम वही GCS में भी होता है गूगल क्लाउड में भी होता है हमारे पास GCS, गूगल क्लाउड स्टोरेज। यहाँ पर हम जैसे हमारे पास ड्राइव हो जाता है ना, गूगल ड्राइव, कि हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। कोई भी वीडियो स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी मीडिया फाइल स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी कोड स्टोर कर सकता हूँ। कोई भी कोड स्टोर करना है मुझे, मैं सिंपली स्टोर कर सकता हूँ किसी भी S3 बकेट में भी और GCS में भी। ये सिंपली स्टोरेज के लिए मुझे मिल रही है चीज़ें। ये हमारी क्लाउड के ऊपर ही रहती है कि हम इसको स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं कहीं भी किसी और दूसरी सर्विस में। जैसे वर्चुअल मशीन मैंने बनाई, तो वर्चुअल मशीन को मैं कनेक्ट कर दूँगा कि भाई यहाँ पर मेरा स्टोर हो रहा है, यहाँ से तुम डेटा उठाना, ठीक है? तो यहाँ से उसने डेटा उठाया, यहीं स्टोर कर रहा है वो। ये सिंपल चीज़ें हो जाती हैं। हमारा डेटाबेस हमारा हम बना सकते हैं। हम डेटाबेस के अंदर क्या-क्या चीज़ चाहिए होती है, डेटाबेस हमारे पास स्टोर कर रहा है चीज़ें ना, तो डेटाबेस हम अपना S3 में बना सकते हैं, GCS में बना सकते हैं। यहाँ पर हम ब्लॉब बनाते हैं, हमारे पास कोई भी तरह का डेटा आ सकता है, ठीक है? मीडिया फाइल आ रही है हमारे पास टेबल भी आ रहा है, हमारे पास एक्सेल शीट्स आ रही है हमारे पास
डॉक्यूमेंट आ रहा है हमारे पास पीपीटीज आ रही है हमारे पास वीडियो फाइल्स आ रही हैं, तो कुछ भी स्टोर हो सकता है इन दोनों में। एस3 बकेट्स में और हमारे पास जीसीएस में कुछ भी स्टोर कर सकते हो। वहीं हमारे पास वर्चुअल मशीन आ जाती हैं, तो वर्चुअल मशीन पे जैसे हमें एक i3 प्रोसेसर यूज़ करना है, हमें i5 प्रोसेसर यूज़ करना है, हमें i9 प्रोसेसर यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ हमारे वर्चुअल मशीन पे हम बना सकते हैं। हम ये चीज़ जो है ट्रिगर कर सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, बना करके मुझे दो वर्चुअल मशीन, मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, एक एनवायरनमेंट बन गया, वो एनवायरनमेंट वहीं तक रहेगा, आपके सिस्टम पे नहीं चलेगा। आपके सिस्टम में कुछ उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप स्टोर कर रहे हो तो। आपका सब कुछ स्टोर कर सकते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड कर सकते हो आप, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। बट वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट अलग रहेगा, आपके सिस्टम से कनेक्टेड नहीं रहेगा वो। तो पूरा एनवायरनमेंट अलग रहेगा वर्चुअल मशीन, ठीक है? उसके बाद आते हैं हमारे पास लैम्बडा आता है। लैम्बडा जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है? फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, वो डेटाबेस में जा रहा है, डेटाबेस से कुछ डेटा उठा रहा है। डेटा उठा के बाद किसी एंड पॉइंट पे वो भेज रहा है डेटा। तो एक कंप्लीट जो प्रोसेस है कि फंक्शन का यही प्रोसेस है कि भाई हमने उसको कॉल करा, तो वहाँ से मुझे कुछ रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने सम का फंक्शन बना दिया, मैं एक कोड लैंग्वेज में आ जाता हूँ, जैसे सी प्लस प्लस में मैंने एक फंक्शन बना दिया जो सम रिटर्न कर देगा मुझे, ठीक है? तो मैं उसे बस बता दूँगा कि भाई मुझे 4 और 5 का सम मुझे बना के दे दो, सम दे दो बस। तो मैं बस उस फंक्शन को कॉल करूँगा, मैं उसे 4 और 5 वैल्यू दूँगा, तो मैं उसे रिटर्न जो आएगा मेरा सम रिटर्न आ जाएगा, ठीक है? ये होता है हमारा लैम्बडा और क्लाउड फंक्शन यही काम करते हैं। तो लैम्बडा में क्या होता है, लैम्बडा के पास हमें एक एंड पॉइंट मिलता है। तो लैम्बडा का ऐसा है ना कि एंड पॉइंट को हमें खुद जा करके क्लिक करके खुद से हमें उसे प्राइवेट से पब्लिक करना पड़ता है, ठीक है? एंड पॉइंट जो होते हैं इसके। वही जो हमारा क्लाउड फंक्शन है, वो हम शुरू में ही पूछ लेता है कि भाई आपको प्राइवेट चाहिए क्या पब्लिक चाहिए? तो वहीं से उसका हो जाता है कि आपको भाई यहीं पे बता दो, ठीक है? यहीं पे बता दो जैसे बना रहे हो क्लाउड फंक्शन को, वहीं बता दो कि आपको प्राइवेट फंक्शन चाहिए या पब्लिक फंक्शन चाहिए। तो प्राइवेट फंक्शन अगर आपने बना दिया तो बाहर से कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा ना तो उसे सर्वर एरर दे देगा कि भाई आप यूज़ नहीं कर सकते या फिर इनवैलिड यूज़ है, ठीक है? ये सारा दे देगा। वही आपका लैम्बडा है तो लैम्बडा में आपको प्राइवेट पहले से प्राइवेट ही रहेगा वो, उसे पब्लिक बनाना है तो आप उसे पब्लिक जाकर के आप उसे बनाना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। वहीं क्लाउड फंक्शन है वो शुरू में ही पूछ लेता है। ये इसका बस छोटा-सा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है? और क्लाउड फंक्शन हमारा गूगल क्लाउड का है और लैम्बडा हमारा एडब्ल्यूएस का है, सिंपल, ठीक है? तो ये था हमारा आज का क्लाउड और डेवऑप्स के बारे में। अभी और किसी को कुछ जानना हो तो बता सकते हो। हैं हम, बता दो भाई। किसी को कोई Guys, डाउट raise है, your किसी को hand. क्वेश्चन है तो सॉरी? Guys, raise your hand. अरे भैया आपको नहीं बोल रहा। भैया पहली इंटर्नशिप के लिए कौन से स्किल्स अच्छे रहेंगे? देखो यार मोस्टली का जो लोग हैं ना कॉलेज में, वो वेब करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है? रिएक्ट का आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, रिएक्ट डेवलपर चाहिए उन्हें। तो अगर शुरू में पहली इंटर्न नहीं करनी नहीं, है DevOps तो में। डेवऑप्स में स्किल्स आपको क्या चाहिए? एक ना एक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना आना चाहिए आपको, ठीक है? यूज़ करने से क्या मतलब है कि आपको वर्चुअल मशीन खड़ी करनी आनी चाहिए, आपको डिप्लॉयमेंट का आपका सर्वर बनाना आना चाहिए, बैकएंड बनाना आना चाहिए, डेटाबेस बनाना आना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो कि आपको बनानी आनी चाहिए पहले से, अगर आप किसी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो। तो 2 तरह की इंटर्नशिप होती है, या तो वो शुरू से सिखा देंगे आपको, या तो होता है कि आपको थोड़ा-सा आना चाहिए, बाकी नॉलेज वो चलते-चलते मतलब फ्लो में आपको वो नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है? तो ये 2 तरह की इंटर्नशिप होती हैं। शुरू से सीखना है तो शुरू से सीखने में थोड़े कम पैसे मिलेंगे या मोस्टली कभी-कभी होता है कि अनपेड ही होगा कंप्लीटली। बट अगर आपको थोड़ा बहुत पहले से आता है, तो आप वहाँ से थोड़ा पैसे ले सकते हो उनसे कि भाई हमें आता था ये चीज़, तो आप अब रख रहे हो, तो पैसे कुछ तो देने ही पड़ेंगे आपका काम कर रहे हो तो। तो बेसिक से यही है कि कोई ना कोई क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म आपको चलाना आना चाहिए। उस पे थोड़ा हैंड्स ऑन रहना चाहिए कि भाई हाँ, मेरे को ये वाला क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म अच्छे से आता है। अब इसमें कोई सर्विस मुझे चलाने को बोलो, मैं सर्च करके मैं अभी बता दूँगा कि भाई हाँ, ऐसे चलती है। ये चीज़ें मुझे दे दो, मैं चला के दे दूँगा। तो ऐसे आपको आना चाहिए कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म चलाना। और कोई क्वेश्चन? भैया थोड़ा जेनकिंस के बारे में बताइए। जेनकिन्स देखो यार, जेनकिन्स मैं यूज़ नहीं करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? जेनकिन्स का ये है ना, रूबी ऑन रेल पे चलता है। उसका थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट सा ही रहता है कि यार वो गिटहब से उठा रहा है आपका पूरा का पूरा कोड।
या किसी ना किसी गिट एनवायरनमेंट से उठा रहा है, तो वेबहुक का उसमें आपको एक कंप्लीट कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जेंकिन्स में जाकर के। और फिर एक जेंकिन्स थोड़ी पुरानी भी चीज़ है कि आप पुराना सा प्लेटफ़ॉर्म है उसका, थोड़ा यूआई भी पुराना सा है, उसमें आपको रूबी एंड रेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो यूज़ नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, बट अगर आपको यूज़ करना है, आपको बेसिक से चीज़ें चीज़ें सीखनी है कि टेस्ट केसेस बना रहा हूँ मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मुझे उसमें ग्रेवल का एक बिल्ड का होता है एक ऑप्शन, तो उसमें मैं बिल्ड कर रहा हूँ एक एप्लीकेशन। तो एनपीएम होता है जैसे जेएस में एक एनपीएम होता है, तो मैं बिल्ड कर रहा हूँ उसको। तो ये सारी चीज़ें आप जेंकिन्स के थ्रू बिल्ड करके एप्लीकेशन रन करा सकते हो लास्ट में, ठीक है। जेंकिन्स का ऐसा है कि आप एक ओवरव्यू यही है जेंकिन्स का, कि आप एक एप्लीकेशन अगर रन कराना है आपको, एक रूबी ऑन रेल एक नई लैंग्वेज जाएगी, आपको थोड़ी सीखनी पड़ेगी और वहाँ पे वर्चुअल मशीन सिंपल चलती है, तो वर्चुअल मशीन पे आपको सारा कुछ इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके चलाओ। एट द एंड पाइपलाइन पूरी कंप्लीट बनानी ही पड़ेगी उधर भी, कि कोड आया, कोड कमिट हुआ, कमिट करते ही वो ट्रिगर हुआ, ट्रिगर करते ही उसका टेस्ट केस चले, टेस्ट केस चलते ही उसका बिल्ड हुआ, बिल्ड होते ही वहाँ पे लास्ट में स्टेजिंग पे आया, स्टेजिंग से डिप्लॉयमेंट में आया। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट स्टेज। जेंकिन्स का यही बेसिक था। और बताओ? ये डेवऑप्स में डीएसए का जरूरत है, और आपका देखो आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया? हैं जी? डेवऑप्स लास्ट में लास्ट डीएसए क्या का बोला? जरूरत है, और आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया? आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरा एक्सपीरियंस तो यार देखो, डीएसए ना कर लो, ठीक है, प्लेसमेंट में लास्ट में काम आती है डीएसए। डीएसए थोड़ा-सा तो आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखो, डेवऑप्स में ना मैं कभी-कभी क्लाउड फंक्शन ही बनाता हूँ। तो क्लाउड फंक्शन बनता है, कभी पाइथन में बनता है, कभी जावा में बनता है, कभी गो लैंग्वेज में बनता है, कभी जेएस में बनता है, तो वो नोड.जेएस यूज़ करता है वो बैकएंड का। ठीक है? तो ये सारी थोड़ी-थोड़ी बेसिक सी आनी चाहिए आपको लैंग्वेजेज़। तो लैंग्वेजेज़ आने से पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, कि मैं अगर एक फंक्शन बना रहा हूँ, तो फंक्शन वो एक फ़ास्ट फंक्शन होना चाहिए कि यार ऐसा नहीं है कि मैं 10,000 लाइन उसमें कोड लिख दिया मैंने, मैं सिंपली लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, फॉर लूप चलाते जा रहा हूँ, फॉर लूप चलाते जा रहा हूँ, वो फंक्शन मेरे को रिटर्न करने में बहुत टाइम लगा देगा वो। वहाँ जो आपका डीएसए का काम आता है कि डेटा स्ट्रक्चर आपको अगर पहले से पता है, कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर चलाओगे आप, कौन-सा आपको एल्गोरिदम चलाओगे, तो फ़ास्ट हो सकती है वो चीज़ें। तो अगर आपको सीखना है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, बिल्कुल पढ़ लो, काम बिल्कुल आएगा आपको, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई चीज़ काम नहीं आएगी, काम बिल्कुल आएगी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, डीएसए काम आएगा। मोस्टली लोग यही कहते हैं कि यार आप डेवऑप्स में जा रहे हो, आप डीएसए मत सीखो, डीएसए छोड़ दो। मेरे को भी कहा है, बहुतों ने कहा है, डीएसए छोड़ दो आप। बट यार डीएसए क्या है ना, आपको एक एक प्रॉब्लम थिंकिंग आपको एक डेवलप करवाती है डीएसए, कि भाई मैंने ये प्रॉब्लम देखी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे सॉल्व कैसे करूँ? तो मैं गूगल करूँगा उससे बैठ के। बट अगर वही मेरी डीएसए की मेरी थोड़ी-सी प्रॉब्लम थिंकिंग होगी या दिमाग ऐसा डेवलप हो चुका होगा, तो मैं होगा यार इस पे ये ट्राई कर सकते हैं, तो ये थोड़ा फास्ट कर देगा मेरे को। तो ये सारी चीज़ें ना डेवलप जब हो जाती है ना डीएसए करते-करते, तो बहुत फ़ायदा देती है। तो डीएसए थोड़ा-सा तो कर लो, कि आपको आना चाहिए कि यार प्रॉब्लम थिंकिंग आ जानी चाहिए, तो अच्छे खासा डीएसए कर लो। साथ-साथ कर लो डेवऑप्स अगर सीखना चाहते हो डेवऑप्स के साथ-साथ कर लो, थोड़ा टाइम दे दो डीएसए को, बस सिंपल सा है। जावा देखो मैं प्रेफ़र करूँगा ना जावा में करना, ठीक है? सी प्लस प्लस अगर कर रहे हो अभी नहीं देगा। जावा फ़ायदा देगा क्योंकि आप जावा में बैकएंड बना सकते हो, ठीक है? जेडीबीसी होता है जावा डेटाबेस कनेक्शन, वो सब कर सकते हो। बट सी प्लस प्लस में आप बहुत सारे प्लगइन्स नहीं है यार, मॉड्यूल्स नहीं है उसमें, लाइब्रेरीज़ नहीं है। सी प्लस प्लस में दिक्कत हो जाती है आपको आगे जाके। जावा का आप यूज़ कर सकते हो बहुत हर जगह। आप एप्लीकेशन बना सकते हो, आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हो जावा से, आप बैकएंड बना सकते हो जावा से। फ़ायदा देगा जावा आपको, डीएसए करोगे तो। तो मेरा ये कहना है कि यार डीएसए कर लो, ठीक है? डीएसए मत छोड़ो, क्योंकि आपको लास्ट में हो सकता है वही फ़ायदा दे डीएसए। भैया, और कोई जैसे क्वेश्चन? अगर हम वेब डेव सीख रहे हैं एंड आगे डेवऑप्स सीखने का कोई फ़ायदा है, या हम फ्रंट एंड बैक एंड कंप्लीट कर लें, डेटाबेस कंप्लीट कर लें? देखो, जब तुम एप्लीकेशन बनाओगे ना, फ्रंट एंड बनाओगे, बैक एंड बनाओगे, डिप्लॉय कहीं तो करना पड़ेगा ना। डिप्लॉयमेंट में काम आएगा क्लाउड का, क्लाउड का काम करोगे तभी तो काम आएगा। क्लाउड पे अगर हैंड्स ऑन होगा, थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज होगी क्लाउड की, तभी उसका काम तभी यूज़ कर सकोगे ना। तो बैकएंड सीख रहे हो अच्छा है, फ्रंट एंड सीख रहे हो अच्छा है, फुल स्टैक बन रहे हो बढ़िया है। थोड़ा-सा क्लाउड सीख लो, ताकि डिप्लॉय कर सको आप अपने एप्लीकेशन को, ठीक है? थोड़ा-सा क्लाउड सीख लो उसके साथ-साथ। और कुछ? या भैया आपने डेवऑप्स प्रोजेक्ट्स कौन से बनाए थे?
मेरे प्रोजेक्ट्स यार, मेरी गिटहब पूरी बर्बाद हो चुकी है, क्या बताऊँ मैं? देखोगे कोई देखना है? मेरी गिटहब पूरी बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, मेरे पास 43 रेपोज़ है जो कि मुझे अनवांटेड लगती है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है? तो मैंने यार प्रोजेक्ट्स तो ठीक-ठाक बनाए हुए हैं। मैंने यार ये क्लास कैलकुलेटर बनाया था जिसको मैंने डॉकराइज़ करके जीके पे रन करा था। मैंने जीके का पूरा टेराफॉर्म कोड लिखा हुआ है, ठीक है? फिर उसके अलावा मैंने एकेएस का भी लिखा हुआ है पूरा टेराफॉर्म कोड कि एकेएस कैसे बनेगा, ईकेएस कैसे बनेगा, एस3 बकेट कैसे बनेगी टेराफॉर्म पे, तो ये शुरू-शुरू के थे कि एस3 बकेट कैसे बनेगी। फ्लास्क एप्लीकेशन बनाया हुआ है मैंने कि फ्लास्क एप्लीकेशन में क्या था, ये शायद ब्लॉक का कोई था, ब्लॉक का अलग है। तो ब्लॉक का भी एक एप्लीकेशन बनाया था मैंने, उसे फिर लास्ट में जाके मैंने डिप्लॉय कर दिया जीके पे। उसके अलावा वर्चुअल मशीन पे भी मैंने कुछ करे थे, तो ये सारे तो मतलब मैस हो रखा है मेरा पूरा-पूरा। यहाँ पाइपलाइन लिखी हुई है मैंने 3 प्लेटफ़ॉर्म की, कोड जायंट एक देखो पाइपलाइन जो लिखते हैं ना, तो हमारे पास एक ओपन सोर्स का आता है हमारे पास टेक्टोन। टेक्टोन पूरा ओपन सोर्स है, उसपे आप पाइपलाइन जो लिखोगे, वो पहले क्या था ना कुबरनेटिस से कनेक्टेड था टेक्टोन, तो उसकी जो पाइपलाइन पूरी चलती है ना, कुबरनेटिस पे ही चलती है टेक्टोन की। तो टेक्टोन की पाइपलाइन थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। तीनों का थोड़ा-सा ना सिंटैक्स अलग है। गिटहब का सिंटैक्स अलग है, एक्शंस गिटहब एक्शन का सिंटैक्स अलग है, गिट लैब्स का सिंटैक्स अलग है। कोड जायंट का जो टेक्टोन की पाइपलाइन है उसका सिंटैक्स अलग है। तो मैंने वो लैम्डा फंक्शन बनाया था मैंने, ठीक है? ऐसे ही बस छोटी-मोटी चीज़ें बना रखी है, ज़्यादा बहुत है नहीं। बस यही था मेरा प्रोजेक्ट सिंपल था और मेरा यार पूरा मैस हो रखा है, 43 रहता है, मेरे को कभी-कभी देख के बहुत बुरा लगता है, बट बना है। और बताओ? भैया एप्लीकेशन डेवऑप्स बना में करके ना इंडिया डिप्लॉय कर लो, ठीक है? सॉरी? भैया डेवऑप्स में इंडिया में क्या स्कोप है? इंडिया में क्या स्कोप है? इंडिया में पूछ रहे हो ना? यस भैया। पूछ के माइक ऑन कर दिया करते हो। मेरे को लिंक्डइन पे भी दिखाता हूँ। मेरा भाई पूरा-पूरा दिन ना लिंक्डइन पे भरा रहता है कि यार डेवऑप्स की ये कंपनी आई हैं, ये कंपनी आई है। डेवऑप्स की यार बहुत कंपनीज़ आती है, इंडिया में बहुत स्कोप है इसका। बैंगलोर में स्कोप है इसका, हर जगह स्कोप है आपका है जॉब्स के। तो क्या बात है, डेवऑप्स इस हाँ, ये कंपनी भी डेवऑप्स में पता है इसका भी एक है डेवऑप्स का, ये पूरी टीम है डेवऑप्स की अलग से पीडब्ल्यू की। इसका मैं गया था कब गया था? मैं कब गया था? 2-3 महीने पहले गया था ना। ये टीम बनी थी जनवरी-फरवरी की डेवऑप्स की। तो इसकी भी कंप्लीट पूरी टीम है। जो भी कंपनी होती है ना, जो भी अच्छा-खासा काम कर रही हो, इसका भी डेवऑप्स की टीम कंप्लीट होगी पक्का, ठीक है? यहाँ पे जो भी कंपनी काम करती है ना, इस पे जो भी लिखेगी, उस पे डेवऑप्स का काम पक्का-पक्का रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अगर एक अच्छी बड़ी कंपनी है, जैसे कोई भी कंपनी कह लो आप इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, एक्सेंचर हो गई, इन सब के पास एक डेवऑप्स के लोग रहते ही हैं, ठीक है? तो डेवऑप्स बहुत जगह काम आएगा, जगह अगर आपको आता है डेवऑप्स तो। मैं क्लाउड नहीं कह रहा हूँ, मैं डेवऑप्स कह रहा हूँ। क्लाउड इज़ डिफरेंट, डेवऑप्स इज़ डिफरेंट। क्लाउड क्या होता है कि आपको 1 क्लाउड आता है, 2 क्लाउड आता है, 3 क्लाउड आता है, आप यूज़ कैसे करते हो वो आता है आपको। डेवऑप्स क्या है आपका ऑटोमेशन डेव सीI/सीडी पाइपलाइन लिखते हैं। हमारे पास एक कोड आया, मैं उसे डिप्लॉयमेंट में डालना चाहता हूँ, डेवलपमेंट फेज़ में डालना चाहता हूँ, तो वो जो कोड आते हैं ना, वो डेवऑप्स में काम आते हैं, वो डेवऑप्स में आती है, ठीक है? और एक क्लाउड क्या होता है, क्लाउड पे होता है कि हम एक सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं उसमें, उसे बनाने के लिए एक सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं, सॉरी, तो वो हमारा क्लाउड का काम होता है। तो क्लाउड और डेवऑप्स थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट चीज़ हैं, बट इंटरकनेक्टेड बिल्कुल हैं। तो इंडिया में डेवऑप्स का भी काफ़ी है, क्लाउड पे देख सकते हो गूगल क्लाउड। बस ये है कि यार अगर आपको पैकेज अच्छा चाहिए, तो आपको एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है?
देखो 4+ साल का एक्सपीरियंस माँग रहे हैं और आपको 55 एलपीए दे रहे हैं। 4+ साल में सोच लो किसी एसडी को 55 एलपीए नहीं देगा कोई। मतलब अगर वो यार टॉप नॉच कंपनी में जा रहा है तो वो तो अलग बात है। बट अगर ऐसी किसी छोटी कंपनी में जा रहे हैं, तो ये भी कोई बहुत नोन कंपनी मुझे तो नहीं लग रही है क्लेमिंग। बट देख सकते हो आपकी 55 एलपीए दे रही है ये, है ना? तो 4+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप समझ सकते हो कि अगर कोई एसडी होगा, ठीक है? एसडी के पास 4+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा, फिर भी उसको इतना नहीं देगा यार कोई कंपनी 55 एलपीए। अगर वो किसी बहुत अच्छी कंपनी में नहीं जा रहा हो तो। जैसे कि गूगल तो यार आपको देगा ही, आप चाहोगे तो। इससे तो कंपेयर ही नहीं करना। गूगल देगा, अमेज़न देगा, वो जो टॉप कंपनीज़ है वो तो देंगी। और किसी कोई क्वेश्चन है? भैया मेरा क्वेश्चन था कि डेवऑप्स सीखने से पहले क्या बैकएंड बहुत अच्छा खासा कर लेना चाहिए, या फिर अगर थोड़ा ठीक ठाक सा भी है तो स्टार्ट कर सकते हैं सीखना? बैकएंड मतलब बैकएंड डेवलपमेंट? हाँ। बैकएंड डेवलपमेंट आना ज़रूरी नहीं है। आपको क्लाउड आना चाहिए। कोई सा भी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है? आपको कोड का काम थोड़ा कम रहेगा, लेकिन रहेगा कोड का काम। बट आपको किसी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ना जीकेई का, तो जीकेई सुनने में बहुत ईज़ी लग रहा है, राइट? बट जीकेई को बनाने में बहुत टाइम लगता है। कई काफ़ी सारे वीपीसी बनेंगे, वर्चुअल प्राइवेट कनेक्ट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, फिर आपके पास सबनेट बनेंगे उनके अंदर, उस वीपीसी के अंदर कई सारे सबनेट बनेंगे। सबनेट के बाद आपके पास कई सारे क्लाउड नेट बनेंगे, राउटर बनेंगे। ये सब बनने के बाद जाकर के आपका एक एक सिंगल जीकेई बनता है। एक सिंगल जीकेई बनाने के लिए ना आपको 13 रिसोर्सेज़ लग जाएँगे गूगल क्लाउड पे, ठीक है? वही एज़्योर पे अगर आपको यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ़ 2 रिसोर्स लगेंगे वहाँ पे, ठीक है? एक रिसोर्स ग्रुप लगता है आपका एज़्योर रिसोर्स ग्रुप लगता है, दूसरा आपका एज़्योर क्लस्टर लग जाता है। वही आपका अगर ईकेएस में जा रहे हो, वहाँ 45 रिसोर्सेज़ लग जाते हैं कभी-कभी। तो ऐसा रहता है कि आपको क्लाउड के ऊपर क्या चीज़ बनानी है और कैसे बनेगी वो, उसके सारे स्टेप्स पता होने चाहिए, तभी आप डेवऑप्स करना चाहते हो, कर सकते हो, क्लाउड करना चाहते हो, कर सकते हो। बट अगर डेवऑप्स में जा रहे हो, क्लाउड की थोड़ी नॉलेज रहनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और कुछ? ओके भैया। अच्छा हाँ, भैया और मैंने एक कहीं पे मैंने पढ़ा था, तो उस पे लिखा हुआ था कि मतलब प्योर वैसे डेवऑप्स, मतलब स्टार्टअप्स में अगर जाना हो तो प्योर केवल डेवऑप्स पे नहीं होता, उस पे बैकएंड भी आनी चाहिए, ऐसा मैंने लिखा पढ़ा हुआ था कहीं पे। देखो भाई, स्टार्टअप में जा रहे हो ना, स्टार्टअप चाहता है आपको सब आए, ठीक है? डीएसए भी करके आ जाओ हमारे पास, स्टार्टअप ले लेगा। डीएसए करके आप सारी लैंग्वेज आती है आपको, फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, मोनस्टैक आता है, आपको ले लेगा। रिएक्ट का क्यों रहता है आपको? आप कहीं भी किसी भी जगह पे देखो ना, रिएक्ट के बहुत सारे ओपनिंग रहती है। क्यों रहती है? इसी वजह से रहती है ना यार कि रिएक्ट अगर आपको किसी को आता है, किसी स्टार्टअप पे अगर आप कोई स्टार्टअप काम कर रहा है, सबसे पहले वो एक एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन बनाएगा ना, सबसे पहले एक वेब का पेज बनाएगा, राइट? तो पेज बनाने का आना चाहिए आपको, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो बैकएंड अगर आपको आती है, तो अच्छी चीज़ है। किसी स्टार्टअप में आपको यही चाहिए होता है यार, सब आ जाए आपको, सब कुछ आपको आता है, मेरे पास आ जाओ आप, ऐसा रहता है स्टार्टअप में। तो स्टार्टअप तो यार रखेगा ये चीज़ कि भाई आपको बैकएंड आनी चाहिए। ओके भैया, ठीक है। भैया मैं ये पूछ रहा था कि लैंग्वेजेस कौन सी होती होंगी आप यूज़ करते होगे काम में, डेवऑप्स में लैंग्वेजेस? देखो मेरे पास जो मैं मोस्टली यूज़ कर रहा हूँ ना, वो कोई लैंग्वेज नहीं है, वो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, मैं दिखाता हूँ एक बार। जो मेरी मोस्टली यूज़ होती है, ठीक है? वो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, ठीक है? वो ये है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा अभी इसको देख के, राइट? तो ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है, ये मैं अभी मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। तो ये देखो, एक मैंने बोला था ना एस3 बकेट बनाने का इतना सही है। एक मॉड्यूल यूज़ करा मैंने, उससे मैंने एस3 बकेट बना दी, ठीक है? मॉड्यूल का यूज़ नहीं करोगे तो रिसोर्स यूज़ करके मैंने एस3 बकेट बना दी। तो अभी मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ, टेराफॉर्म है ये बेसिक टेराफॉर्म है, तो मैं मोस्टली अभी यही यूज़ करता हूँ। और इसके कोडिंग लैंग्वेज अगर पूछ रहे हो आप, तो पाइथन का यूज़ हो जाता है, पाइथन के अलावा गो का यूज़ हो जाता है, गोलैंग। पाइथन तो मतलब मैं यूज़ करता हूँ कभी-कभी, तो पाइथन तो यूज़ करता हूँ मैं, हाँ।
और गोलैंग भी यूज़ होती है, बट अभी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। गोलैंग किसी सॉफ्टवेयर बनाने के, जैसे टेराफॉर्म जो ये बनाया हुआ है ना टेराफॉर्म, तो ये गोलैंग पे भी बना हुआ है। इसके एप्लीकेशन जो अगर ओपन सोर्स देखोगे, एक एक ना इनके साथ कई सारे वो भी आते हैं, प्लगइन्स आ जाते हैं, तो वो सारे गोलैंग में ही बनाते हैं वो सब। तो अगर आपको आती है कि लैंग्वेज, तो पाइथन अगर अपने पास रखो, पाइथन आपको आनी चाहिए, उसके गोलैंग सीख लो, तो गोलैंग भी अच्छी है। गोलैंग के डेवलपर भी अलग होते हैं, अगर आप सिर्फ गोलैंग भी सीख के आ जाओगे, तो उसमें भी आपको फ़ायदा है कि गोलैंग डेवलपर भी होते हैं। ठीक है, और बताओ? अच्छा भैया, गूगल क्लाउड वाला उसमें आपने बोला था 45 रिसोर्सेज, तो उसका लाइक प्रोग्राम वगैरह अगर आपने लिख के रखा हो तो वो एक बार खोल के दिखाइएगा। भाई गूगल क्लाउड का नहीं, मैंने ईकेएस बोला था, ईकेएस बोला था, इलास्टिक कुबरनेटिस, वो अमेज़न का है। गूगल क्लाउड में सिर्फ 13 बनती हैं। गूगल क्लाउड देखना है? रुको यार, हाँ देखा है। तो मेरे यहाँ पे भी पता ही पड़ा होगा। ये तो करवाया ये, कोई नहीं, मैं लोकल से दिखाता हूँ। कहाँ पर है, कहाँ पर है? टेरा टीम, ये भी होगा। ये है मेरा पूरा का पूरा जीकेई का कोड। ये तो यार वो लिखी हुई है, पाइपलाइन लिखी हुई है, तो समझ में ना रहने दो। तो पाइपलाइन लिखी हुई है, ये है मेरा प्रोवाइडर का कोड, कि मतलब ऐसा है कि मेरा प्रोवाइडर है टेराफॉर्म, मेन मेन पहला टेराफॉर्म है, क्योंकि मुझे अपना एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं। एपीआई में मुझे गूगल वाले के साथ चाहिए, उसके साथ गूगल क्लाउड भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो गूगल के साथ चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने बैकएंड सेट कर रखा है कि मेरा एक बैकएंड जो है मेरा सेट होना चाहिए। क्या होता है ना, टेराफॉर्म जब लिखते हो ना, तो एक एक स्टेट फाइल बनती है। अब स्टेट फाइल का काम होता है कि आपका स्टेट याद रखे, कि मैंने मान लो इस फाइल का यूज़ करके एक वीएम बना दिया। अब उसको सिस्टम को याद रहना चाहिए कि आपका वीएम बन चुका है, तो वो स्टेट फाइल बन जाती है। कि स्टेट फाइल है कि उस स्टेट फाइल के अंदर रहेगा कि यहाँ पर मैंने वीएम बना दिया था वर्चुअल मशीन। इस एनवायरनमेंट में बनाई थी, अच्छा, इस तो रीजन में बनाई थी। वो भाई कैशे फाइल की तरह होता है क्या? नहीं, नहीं, उसको वो थोड़ा-सा डिफरेंट फाइल होती है। वो इसमें मेरे पास अभी पड़ी नहीं है। मेरा तो यार उसी पे पड़ा है ना, क्लाउड पे पड़ा हुआ है बैकएंड। तो वो याद रखता है कि आपका ना ये चीज़ बन रखी है। इसके आगे अगर आप कभी यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, उसको पहले से बना हुआ है ये चीज़, ठीक है? उसको डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, कर सकते हो ईज़िली। तो मैंने बैकएंड जो है अपना एक क्लाउड पे ही बना रखा है। मतलब उसी पे स्टोर करता हूँ मैं बैकएंड अपना टीएफ स्टेट। उसके अलावा मेरा यहाँ पे प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर में बताना पड़ता है मेरे पास कि कौन-सा प्रोवाइडर है। प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ता है। गूगल क्लाउड में ऐसा होता है ना कि आपके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट का नेम देना पड़ता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर मेरे को दिख रहा होगा अभी प्रोजेक्ट, ये देखो, ये प्रोजेक्ट दिखा रहा है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। क्या होता है ना, जब गूगल क्लाउड यूज़ करते हो ना, तो पहला जो आपका प्रोजेक्ट बनता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो बनता है, उसका नाम यही रहता है। आप कभी भी बना लो, आपका पहला प्रोजेक्ट का नाम यही रहेगा, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है? उसके अलावा किसी भी नाम का उसके बाद में बना लो। जैसे मैंने अपने नाम से बना रखा है, ये सब बना रखे हैं, तो किसी भी नाम से बाद में बना लो, बट पहला आपको जो प्रोजेक्ट बनेगा, वो इसी नाम से बनेगा, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है? तो ये है, उसके अलावा मेरे पास प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर का मैंने एक्सेस किया, यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं कि रीजन मेरे इस रीजन में प्रोवाइडर चाहिए, इस ज़ोन का होना चाहिए, यूएस सेंट्रल 1 है, ठीक है? उसके बाद वीपीसी आता है मेरा वर्चुअल प्राइवेट का, बट ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मैंने पहले सर्विसेज़ इनेबल करी हैं। जैसे गूगल क्लाउड का क्या होता है कि उसमें एपीआई इनेबल करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसकी पहले एपीआई इनेबल करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे एपीआई इनेबल करी है, क्योंकि मुझे कुबरनेटिस यूज़ करना है, तो मुझे कंटेनर का उसमें काम है। तो कंटेनर के लिए मुझे अलग से एक एपीआई इनेबल करनी पड़ी है, कंटेनर की, ठीक है? मुझे क्लाउड रिसोर्स मैनेजर क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे बैठे-बैठे अगर इसको ऑन नहीं करूँगा ना, तो मेरा ये कोई दूसरी एपीआई इनेबल नहीं कर सकता मैं। सबसे पहले इसे इनेबल करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे कंप्यूट का। कंप्यूट क्या है हमारा, जैसे ये इंस्टेंस बनता है ना, तो जीके के अंदर एक इंस्टेंस ज़रूर बनेगा। इंस्टेंस के ऊपर ही रन करता है वो। अब वो इंस्टेंस कैसे बना रहा है, वो उसकी मर्ज़ी, इंस्टेंस को कैसे यूज़ कर रहा है, उसकी मर्ज़ी, उसमें मुझे कुछ लेना-देना नहीं है। मैंने बस बता दिया कि भाई मुझे जीके ही बना के दे दो, तो वो बना के दे देगा, ठीक है? उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे है मेरा वीपीसी का पूरा कोड है, ये वाला सिंपल सा, ठीक है? मैं डिफ़ॉल्ट यहाँ डेटा से मैं जो पहले से चीज़ें बनी हुई है ना,
वो डेटा ब्लॉक से मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। फिर सबनेट आता है, जो VPC मैंने बनाया उसके अंदर सबनेट बनेंगे। सबनेट के रेंजेस दे रखे हैं मैंने, सबनेट के रेंजेस दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, किस रेंज का ये इस वाले में बनेगा। तो यहाँ पे जो पॉड बनेगा उसका मैंने ये सबनेट का रेंज दे रखा है। इसके अलावा जो सर्विस बनेगी उसका मैंने ये दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है राउटर का। राउटर का सिंपल सा है कि भाई राउटर मतलब हमारा राउटर क्या करेगा कि नेटवर्क का काम करेगा। नेटवर्क को कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है नेटवर्क, मतलब कि हमारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, ठीक है। तो राउटर उस पे काम करेगा कि राउटर घर पे भी होता है ना, ऐसे वाईफाई का राउटर होता है, वही चीज़ है इसका भी काम। ये राउटर ऑन है, इस नेटवर्क में ये चीज़ आ सकती है। उसके बाद आता है हमारा क्लाउड नेट। क्लाउड नेट क्या करता है, हमारा सिंपल सा एक्सेस देता है कुछ-कुछ चीज़ों पर, बट यहाँ पर हम चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ऑल रेंज दे रखी है, इसमें आप चीज़ें डाल सकते हैं कि भाई आपको मुझे बस इसी रेंज पे चाहिए, यही CIDR चाहिए, मतलब कि 172 से 175 तक ही चाहिए मुझे, तो वो आईपी एड्रेस आप लिख सकते हैं इस तरह से आप। फिर फायरवॉल आती है कि फायरवॉल का मतलब है कि मैं कौन-कौन को एक्सेस कौन-कौन को एक्सेस मैं देना चाहता हूँ, मतलब किस-किस आईपी एड्रेस पे एक्सेस देना चाहता हूँ। तो अगर आप ये डाल दोगे 0.0.0 और /0 तो ये पब्लिक हो जाता है। इसमें आपका कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है। तो जैसे मैंने जीके ही बनाया हुआ है ना, तो मैं चाहता था कि मेरी आईपी एड्रेस कोई भी एक्सेस कर सके, क्योंकि मुझे उसे फ्लटर टीम को देना है कि फ्लटर टीम उसपे आगे काम करे। तो मैंने एप्लीकेशन को अपना ऐसे बना रखा है या 0.0.0/0 इस पे चलना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास कुबरनेटिस का क्लस्टर है। तो ये मेरा पूरा क्लस्टर का है कि क्लस्टर कैसे बनेगा, ये प्राइमरी क्लस्टर बन रहा है। इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, कितने नोड्स रहेंगे इनिशियली, उसके बाद कितने नोड्स बन जाएँगे वो आगे का है। उसके बाद 3 नोड बनेंगे मेरे। यहाँ पर 2 लोकेशन दिख रही है, इसलिए दिख रही है क्योंकि एक लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट बनती है। एक नोड की लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट वो लेगा। पहले लोकेशन आपसे माँगेगा, उसके बाद बाकी 2 नोड्स की या फिर बाकी जितने भी आपको नोड्स बनाने हैं उनकी लोकेशंस लेगा वो, ठीक है? ये सब हो गया। फिर ऑटो लोड बैलेंसिंग है, यहाँ पे हमारे पास पॉड बैलेंसिंग है कि पॉड को ऑटो स्केलिंग करना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। उसके बाद से हमारा एक ये वाला ब्लॉक है नेटवर्क नोड कॉन्फ़िग। ये हमारा पूरा देखता है कि इनिशियली जब बने तो साइज़ क्या हो हमारे उस वीएम का, साइज़ क्या हो। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ वीएम का, वैसे वो नोड कहती है ऐसे, नोड्स कहते हैं। उस नोड का उस वीएम का क्या साइज़ हो, तो मैंने 50 जीबी दे रखा है। और ये ई2 मीडियम, ये यहाँ पर मैंने से आपको बताया था ना कि i3 हो, i5 हो, इसका मशीन टाइप इनके थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनका ई2 होता है, ई2 मीडियम होता है, ई2 स्मॉल होता है, ई2 माइक्रो होता है, फिर टी1 होता है, टी2 होता है, एफ1 होता है, एफ2 होता है, ये सारे कई अलग-अलग तरह के इनके मशीन टाइप होते हैं। तो ये सब होता है। फिर उसके बाद नोड पूल आता है हमारे पास। तो नोड पूल क्या है हमारे को, मेरा मेनली जो एप्लीकेशन होता है ना इसी के ऊपर रन करता है, नोड पूल के ऊपर। तो नोड पूल मेरे इस नाम के नोड पूल 3 बनेंगे। फिर ये सिंपल नोड पूल है, मतलब ये ऑन डिमांड है। मतलब ऐसा है कि जैसे मैं चीज़ बनाऊँगा ना, ये चीज़ मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगी, कि भाई ये बना ली है मैंने, अभी मेरे पास ही रहेगी, ठीक है? ये ऑन डिमांड कहलाएगा, कि ये जब-जब मैं चलाऊँगा तब तो मेरे को पे करना ही है, बट ये मेरे पास रहेगी ही रहेगी हमेशा। दूसरा आता है इसमें इसमें आपके पैसे जो है ना नॉर्मल चलते लगते रहते हैं, ठीक है? दूसरा आता है हमारे पास स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है, जैसे आप यूज़ कर रहे हो सकता है ये 2 घंटे के लिए आपके पास अवेलेबल है। 2 घंटे बाद ये अचानक से बंद हो जाएगा। फिर आपका कुछ देर बाद फिर से नया प्रोविज़न होगा, फिर नया बनेगा। तो ये स्पॉट इंस्टेंस का ये होता है कि कुछ देर तक आपके पास रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। ये बेसिक सा जीके का कंप्लीट कोड था, ठीक है? फिर इसको मैंने बना रखा है, वो तो पाइपलाइन वगैरह चला रखी है, उससे क्या करोगे देखिए, ठीक है? और बताओ? वो नहीं, आगे बढ़ते हैं। और बताओ, कुछ क्वेश्चन्स? अच्छा भैया, तो जो आपने जो पर्सनल प्रोजेक्ट जो डिप्लॉय कर रखे हैं, तो लाइक उस पे अभी तक कितना आपका खर्चा आ चुका है क्लाउड पे? यार फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ ना मैं तो। तो क्लाउड गूगल क्लाउड क्या है ना, 3 महीने के आपको फर्स्ट टाइम जो यूज़ करता है, आपका अकाउंट पे अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, $300 देता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है 24,000 के इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज़, ठीक है? तो 24,000 बहुत होता है यार, बहुत यूज़ हो जाता है और 90 डेज़ के लिए देते हैं वो। तो 24,000 90 डेज़ में कोई, मैं तो यूज़ नहीं कर पाया कंप्लीट। कुछ लोग कर लेते हैं बट मेरे से यूज़ नहीं हुआ कंप्लीट। उसके अलावा हमारे पास एडब्ल्यूएस में आता है, पूरे साल का आता है, तो पूरे साल में आपके पास मंथली आपके पास कुछ आवर्स ऑफ यूज़ हो जाते हैं, तो आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो उसे भी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास एडब्ल्यूएस भी है, आपके पास जीसीपी भी है। एज़्योर में शायद थोड़ा कुछ है कि $100 देता है वो स्प्रिंट पे, बट वो भी 1 साल का ही है, पर $100 से क्या ही होगा यार, ठीक है?
तो मेरा कुछ बोलूँ तो मेरा कुछ खर्चा नहीं आया अभी तक तो। बस वो ₹2 आए हैं कि यार वो सब्सक्रिप्शन का वेरिफ़िकेशन करते हैं ना कि आपका कार्ड कार्ड लगाना पड़ता है इन सब पे तो कार्ड लगाने के ₹2 कटे बस। बस बस इतना ही आया मेरा खर्चा और कुछ नहीं आया। तो डेबिट कार्ड था या क्रेडिट कार्ड था? जीसीपी जो है डेबिट कार्ड ले लेता है, एडब्ल्यूएस जो है डेबिट कार्ड ले लेता है, एज़्योर डेबिट कार्ड नहीं ले लेता है। तो एज़्योर मैंने नहीं चलाया, ठीक है। मैंने एडब्ल्यूएस और जीसीपी चलाया डेबिट कार्ड देके। ये है। और बताओ? और किसी को कोई डाउट? कुछ क्वेश्चन? कुछ भी पूछना है पूछ लो भाई। अ, भैया जैसे डेवऑप्स की जो फील्ड है उसमें इंटरव्यूअर का सबसे पहले तो डीएसए रहता है, हर इंटरव्यूअर का एक प्रायोरिटी। बट जब आपसे डेवऑप्स के रिगार्डिंग पूछते हैं तो कोई जैसे फ्रंट एंड में रिएक्ट बहुत डिमांड में है, तो डेवऑप्स में कोई ऐसा है क्लाउड प्लेटफॉर्म जो बहुत डिमांड में है, जो हर बंदा मांग रहा है? क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म? या मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे कह रहे हो ना, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो डिमांड में है, जो हर कंपनी मांग रही है ऐसे। अच्छा, तो देखो यार जेडी जब पढ़ोगे ना जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उसमें एक कंपनी लिख देती है कौन से क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करती हैं, या तो स्लैश में लिख देती हैं कि एडब्ल्यूएस स्लैश जीसीपी स्लैश एज़्योर, तीनों में से कोई सा भी आना चाहिए, ठीक है? तो कोई सा भी बेसिक आप सीख लो, ठीक है? पहली मेन चीज़ वो। दूसरी होती है कि कई-कई कंपनी जो है ना, सीआई/सीडी पाइपलाइन यूज़ करने के लिए जेnkins यूज़ नहीं करती है, क्योंकि जेnkins को सीखना मुश्किल है, उसमें रूबी एंड रेल वाला काम वो थोड़ा मुश्किल काम है। वही जो है गिटलैब यूज़ कर लेती है। गिटलैब पे बहुत अच्छा यूआई भी दिखता है, बहुत बढ़िया चीज़ है मतलब गिटलैब का। मेरी इसमें पाइपलाइन अगर पड़ी होगी मैं दिखाता, मैं बाद में दिखाता हूँ, चलो ठीक है। तो आप गिटलैब यूज़ करना चाहते हो जेडी में लिखा रहता है कि गिटलैब आता है तो आ सकते गिटलैब यूज़ कर सकते हो, YAML फाइल लिखनी आती है। उसके अलावा टेराफॉर्म रहता है, टेराफॉर्म से इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम क्रिएट करते हैं, वो हम पाइपलाइन में के थ्रू भी उसको करते हैं, तो टेराफॉर्म लिखना आना चाहिए। इसके अलावा डॉकर माँगते हैं, डॉकर आना चाहिए, कुबरनेटिस आना चाहिए। ये कुछ बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आनी चाहिए, तब आप कर सकते हो भी जगह पे। और इंटरव्यूअर इस टाइम में ना आपको कोड नहीं पूछेगा, जबकि डिस्क्रिप्शन में यही चीज़ है, तो आपको डीएसए नहीं पूछेगा वो, कन्फर्म है डीएसए नहीं पूछेगा फिर आपको। वो टेराफॉर्म लिखवाएगा आपसे, या बोलेगा कि भाई हमें सर्विस बतानी है, कि यार मेरा डिप्लॉयमेंट हो रहा है यहाँ पे, मुझे आईपी एड्रेस निकालना है, कैसे निकालोगे आप? तो मैं वहाँ पे डॉकर वाली चीज़ जाके यूज़ करके बता सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो डॉकर आना चाहिए, कुबरनेटिस आना चाहिए, ये सारी कंपनीज़ का जेडी रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है? तो डीएसए नहीं पूछेगी फिर वो इसी के बारे में पूछेगी, टेराफॉर्म आता है? भाई लिख के दिखाओ, वीएम खड़ा करके दिखाओ, एससी खड़ा करके दिखाओ, बेसिक ही खड़ा करवाएगी ना, वो ज़्यादा कुछ तो नहीं करवाएगी आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप वीएम खड़ा करके दिखाओ एस3 खड़ा करके दिखाओ, तो ये सब चीज़ें रहेंगी टेराफॉर्म में। और बताओ?